Good evening, good evening. Good evening all of you. तो सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, उसमें आज हम लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा है 29 लेक्चर। जैसा कि मैंने कहा था 35 लेक्चर तक या एक आध लेक्चर उससे कम में ही हम इसको पूरा कर लेंगे। मतलब 34 से 35 लेक्चर मैंने जो आपसे कहे थे, पूरी उम्मीद है मोस्ट प्रोबेबली हम उसको 35 लेक्चर तक पूरा कर लेंगे। ज़्यादा बचा भी नहीं है, थोड़ा ही एरिया पेंडिंग है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 29। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए हैं प्रीलिम्स मेंस के लिए। अब जो तैयारी करनी है सोशल एस्पेक्ट में, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि हमारे एंड से जो बेस्ट कवरेज हो सकता है इस पेपर के लिए वही जाएगा। और जहां पे लंबे टॉपिक की जरूरत थी उस हिसाब से कवरेज किया गया। जो क्वेश्चन शॉर्ट में आएंगे वहां कवरेज उसके अकॉर्डिंग है। आप अपने एंड पर अब ये करिएगा, भाई प्रीलिम्स से आप फ्री हो गए, रिजल्ट आ गया, क्लियर हो गया माइंड, मेंस की तैयारी। अब अपने एंड पे क्या करना है, लगभग 90% तक सिलेबस हम लोग कर चुके हैं। 5 ही 6 लेक्चर मेरे एंड पे बचे हैं, उतने में हम इसको वाइंड अप कर लेंगे, हमारे एंड से पूरा हो जाएगा। आपको एक एक दो दो आंसर राइटिंग की आदत जरूर डालनी है। हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, कितनी भी पीडीएफ दे दें, कितना भी समझा दें, जब तक ओरिजिनली आप आंसर को लिखेंगे नहीं, क्योंकि होता क्या है कई बार ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव में उतने टाइम में कितना लिखना है, सर ने ये टॉपिक पढ़ाया, हमारी क्या अप्रोच रहेगी, क्या क्या पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं, क्या भूल रहे हैं, किसको अंडरलाइन करना है। जैसा मैंने बार बार कहा, पेपर पूरा एक ही पेन से करना, ब्लू पेन से करना। जहां अंडरलाइन करना है, डायग्राम बनाना है, कोई बॉक्स बनाना है, एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल हाईलाइट करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करना। 3-4 कलर पेन नहीं यूज करने, पूरा पेपर ब्लू पेन से, जहां हाईलाइट करना है एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। पर कम से कम पर डे 1 से 2 आंसर ओरिजिनली अपने एंड पर लिखना जरूर शुरू करिए, क्योंकि लिखना वहां पर आपको खुद ही पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, रीडिंग से भी काम चल रहा है, क्वेश्चन 4 ऑप्शन में से एक देखना पड़ रहा है। लिखने वाले में आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, दिमाग पे जोर डालना है, पॉइंट रिकॉल करना है, जो मैंने पढ़ा था कितना याद आ पा रहा है, ठीक। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 2 आंसर भी पर डे अगर लिखोगे, सोशल एस्पेक्ट आराम से आप 2 महीने में बहुत सारे आप क्वेश्चन कवर कर लोगे, ठीक है। और सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, सीधा क्वेश्चन आता है सिलेबस में टॉपिक जो लिखे हुए हैं, ठीक। तो लेक्चर नंबर 29 आज जो हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले आप सिलेबस अपना देख लीजिए। इसमें आज जो डिस्कशन हमारा होगा, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है, कोई इको या नॉइज वगैरह तो नहीं आ रहा? इको तो नहीं है, नॉइज तो नहीं है, ऑडियो का लेवल बिल्कुल ठीक आ रहा है। क्लास जब फिर एक फ्लो में स्टार्ट होगी तो ये सब डिस्टर्बेंस ना रहे। ऑडियो वीडियो पूरी तरह क्लियर है, एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। तो आज जो हमारा डिस्कशन होगा, देखिए सिलेबस आपका पहला चैप्टर जो टोटल 5 टॉपिक इन्होंने दिए थे, 5 में से 4 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। 4 टॉपिक, चौथे टॉपिक में भी एक NHAI का पार्ट कराना था, और एक चैप्टर जो है वो भी आधे से ऊपर हो गया था, पहला वाला। अभी तक 28 लेक्चर में हम जितना पढ़ चुके हैं, 4.5 चैप्टर के ऊपर पढ़ चुके हैं, टोटल आपके 5 चैप्टर है, ठीक है। यूट्यूब पे भी वीडियो जाएगा, वहां भी किसी को कोई डाउट हो, सारे वीडियो यूट्यूब पर नहीं हो सकते, पर कुछ वीडियो यूट्यूब पे है डेमो के तौर पर। कोई ज्वाइन करना चाहे, कोई कंसर्न हो, कोई बात करना चाहे, तो वो वहां पे अपने कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे लेक्चर यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, बड़ा सब्जेक्ट है। देखो 2-4 लेक्चर का होता तो 2-4 लेक्चर तो सोशल एस्पेक्ट के वैसे ही यूट्यूब पे पड़े होंगे, पर क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है सारा नहीं पॉसिबल। आज हमारा डिस्कशन होगा, इस पहले वाले में तो हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, इन्फेंट मोर्टिलिटी पढ़ चुके हैं, एक्सोडस टू अर्बन एरिया पढ़ चुके हैं। इस वाले में भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़ चुके थे, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़े थे। आज हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक, और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एक है ड्रिप इरिगेशन के बारे में। इन्होंने टॉपिक लिखा है टेक्नोलॉजी कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ रूरल एंड डेजर्ट एरिया। कुछ टेक्नोलॉजीज जो रूरल और डेजर्ट एरिया के लिए जरूरी हैं, उनमें एक इसने लिखा है ड्रिप इरिगेशन।
इरिगेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन के लिए एक टेक्निक ड्रिप इरिगेशन और एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन दोनों में से एक पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, एक पे चांस तो बनता ही है। तो ड्रिप इरिगेशन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग में से एक क्वेश्चन बनेगा। और एक में आपको सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन राजस्थान के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो जो डिजास्टर के टॉपिक थे, ड्रॉट पढ़ा दिया था हमने, फेमाइन पढ़ा दिया था, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा दिया था, डेजर्टिफिकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। तो आज की क्लास में 3 टॉपिक, ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन पे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ड्रिप इरिगेशन। सिविल इंजीनियरिंग में शायद आप पढ़ते भी होंगे इसको। बाकी जो नए नए सॉल्यूशंस हैं, दुनिया में जो समस्याएं हैं कई प्रकार की, जो नए नए सॉल्यूशंस हैं उनमें एक सॉल्यूशन ये भी है, किस तरह से टॉपिक को सोचा जाता है। मेरी अप्रोच ये है कि आपका माइंड एनालिटिकल बने, रटाफिकेशन पे ना जाओ। रटाफिकेशन बार बार मैंने कहा, कॉलेज में सेमेस्टर एग्जाम में, स्कूल में चल जाता था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना इफेक्टिव नहीं होता। एनालिटिकल माइंड, अगर आपका माइंड डेवलप हो गया, आपको पॉइंट्स कनेक्ट करना आ गया, कोर एरिया समझना आ गया, तो आप ओरिजिनल आंसर भी अपने आप से लिख सकते हो। पीडीएफ लेक्चर आपको उसमें और हेल्प करता है, ठीक, पर ओरिजिनली माइंड डेवलप होना चाहिए। पहला पॉइंट, किस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप हो। क्वेश्चन आया ड्रिप इरिगेशन के बारे में एक्सप्लेन करिए, अपने शब्दों में कुछ लिखिए, कुछ बताइए इसके बारे में। ड्रिप इरिगेशन जैसा कि हमें समझ क्या आ रहा है, पहले तो ये टेक्निक है क्या, जरूरत क्या है, क्यों ये चर्चा में आजकल है। देखिए, दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, आप ये बताओ, वाटर दुनिया के पास लिमिटेड है, पानी की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। दुनिया के सामने सबसे बड़ी बड़ी समस्याएं क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, पानी की कमी, सॉइल कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ेगी, सॉइल की कमी है ना, हवा, जमीन, पानी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, यही सब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक समस्या पानी, अब ये तो हमें नहीं कहने की जरूरत है कि दुनिया में पानी की कमी है। यूजेबल वाटर जो है, यूजेबल वाटर, मैं ओशियन की बात नहीं कर रहा हूं अभी, हालांकि टेक्निक तो ऐसी भी बन चुकी है कि ओशियन के पानी को ही उसमें से नमक हटाकर डिसैलिनेशन करके पीने में यूज कर लो, ऐसी भी टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं, पर अभी पूरी दुनिया में बहुत बड़े स्केल पर तो वो यूज नहीं हो पा रहा। इन जनरल हम क्या कह रहे हैं, अभी जो अवेलेबल वाटर है दुनिया के पास यूज करने वाला, मैं समुद्र के पानी की बात अभी नहीं कर रहा हूं, तो जो यूजेबल टाइप का वाटर है पीने के लिए, खेती के लिए, वो लिमिटेड है और ओवर यूज हो रहा है। इंडस्ट्री में भी पानी चाहिए, फैक्ट्री में पानी चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत पानी चाहिए, एनर्जी सेक्टर में पावर जनरेशन के लिए पानी का रिक्वायरमेंट है। तो पानी तो दुनिया में पहले ही बहुत ज्यादा खपत है, तो यूजेबल वाटर दुनिया में ज्यादा है भी नहीं, यूजेबल वाटर दुनिया के पास ज्यादा है भी नहीं और यूटिलाइज भी ज्यादा हो जा रहा है। कुल मिला के दुनिया में वाटर की स्कार्सिटी है। इंडिया में भी कई राज्य ऐसे हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स हैं, मतलब वाटर स्कार्सिटी है, जहां पर राजस्थान भी उसका एक उदाहरण है। इस तरह से सोचा जाता है, आउटलाइन इस तरह से दिमाग में बनाई जाती है डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखते समय। अभी सुनते जाइए बस, टॉपिक तो पीडीएफ में मैंने बना के दिया है, सुनो बस ध्यान से, लिखना भी नहीं। और फिर मैं कह रहा हूं, सोशल एस्पेक्ट कोई बच्चा पढ़ भी रहा हो तो ये मत कहिए कि बस पीडीएफ के भरोसे काम चल जाएगा, लेक्चर देखना जरूरी है। अगर केवल पीडीएफ से काम चल जाता, पीडीएफ में वैसे ही दे देता, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, लेक्चर सुनना जरूरी है। जो मैं समझा रहा हूं वही क्लास में आंसर लिखते समय पेपर में याद रहेगा, तो लेक्चर सुनना सबसे जरूरी है, केवल पीडीएफ के भरोसे मत बैठो। पीडीएफ तो मेरा ही बनाया हुआ है, लेक्चर सुनने पे फोकस करना है। मैं 2-3 बार रिपीट करता हूं कि दिमाग में कुछ पॉइंट्स बैठ जाएं, ताकि उसके आसपास फिर आंसर फ्रेम कर सको। रटाफिकेशन से बात नहीं बनेगी। प्री निकल चुका है, मेंस के लिए कोई रिस्क ना लें, सिर्फ पीडीएफ के भरोसे नहीं, लेक्चर सुनना है और टाइम सफिशिएंट है। बहुत जल्दी हम 5-6 लेक्चर में कंप्लीट भी कर दे रहे हैं। सबसे जल्दी आरोहण ही फिनिश कर रहा है सब्जेक्ट, ये प्रॉपर तरीके से पढ़ा के, तो सफिशिएंट टाइम है आपके पास। सबसे एडवांटेज है कि आरोहण पहले कंप्लीट कर रहा है इसको, इधर आपका प्री का रिजल्ट आया, इधर सोशल एस्पेक्ट एंड होने वाला है, ठीक। तो सफिशिएंट टाइम है, आराम से आंसर राइटिंग समझना सब कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पहला दिन भी शुरू कर रहा है तो भी आराम से कवर कर सकता है। भाई किसी ने आज भी ज्वाइन किया हो, एक दिन में एक लेक्चर भी करेगा तो भी वो 30-35 दिन में पूरा कर लेगा, तो सफिशिएंट टाइम है। नोट्स के लिए यहां भागना नहीं है, बने बनाए हैं। सुनो,
तो पानी की कमी तो दुनिया में बहुत तरीके से है, तो फिर दुनिया में जो जो चैलेंजेस हैं, हम तब से यही तो पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज में यही तो पढ़ रहे हैं कि भाई राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आपका एग्जाम है, पॉल्यूशन के ही तो टॉपिक लगातार भरे पड़े, एनवायरमेंट और पॉल्यूशन लगातार उसके मैसेज आ रहे हैं सर, उसका एक अलग बैच फ्रेम कर दीजिए। आरपीएससी सोशल एस्पेक्ट में तो काफी कुछ आप पढ़ चुके हो, और अलग से जरूरत होगी तो प्लान कर देंगे उसको, पर फिलहाल बहुत चीजें, कितना पढ़ा चुका हूं मैं पॉल्यूशन के बारे में आपको, इन्वायरमेंट में भी और सोशल एस्पेक्ट में भी। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, सॉइल का प्रॉब्लम, कमी होती जा रही दुनिया में, सॉइल भी प्रोडक्टिव नहीं रह रही है। तो वाटर की जो प्रॉब्लम है, पानी की जो कमी दुनिया के सामने है, क्या क्या सॉल्यूशंस हम उसके लिए ला सकते हैं, मतलब पानी कंजर्वेशन के क्या तरीके हो सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। भाई पानी की दुनिया में कमी है, तो क्या पीने का पानी नहीं चाहिए क्या आपको? वाटर कंजर्वेशन करना पड़ेगा। दो चीजें करनी पड़ेंगी, एक तो जिन चीजों में पानी इस्तेमाल होता है कैसे उसको एफिशिएंटली यूज किया जाए। एक तो वाटर कंजर्वेशन में क्या एफिशिएंट यूज कैसे किया जाए, मतलब खेती में जितना पानी लगता है क्या कोई तरीका है जिससे कम पानी में उससे बढ़िया खेती हो जाए। जितना पानी इरिगेशन में खेतों में जरूरत पड़ती है फलों सब्जियों के लिए भी, क्या कोई तरीका है कि कम पानी में पानी की बचत करते हुए हम और बढ़िया खेती कर लें? इसका जवाब है ड्रिप इरिगेशन आप कर सकते हो। माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स होती हैं कुछ, कम पानी में अच्छी खेती की कुछ टेक्निक्स हैं, ये माइक्रो इरिगेशन में आता है। पर क्या सब में कर लोगे? चावल आवल में भी कर लोगे? नहीं, काफी जगह यूज हो जाएंगी पर सब में नहीं हो पाएंगी। तो वाटर कंजर्वेशन में माइक्रो इरिगेशन की एक टेक्निक ड्रिप इरिगेशन हम इस्तेमाल कर लें। फिर आप कहोगे सर साफ सफाई में पानी इस्तेमाल होता है, उसके अलावा पीने के पर्पस के लिए भी यूज होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इतना पानी बारिश वगैरह का सड़कों पे बह जाता है, नाली में बह जाता है, क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके हम स्टोर ना कर लेते? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मैंडेटरी कर दिया गया है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह में तो मैंडेटरी कर रहे हैं, नए स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, क्योंकि ग्रीन बिल्डिंग्स है ना। ग्रीन बिल्डिंग का क्या पर्पस होता है? इको फ्रेंडली वो तरीके भी उनमें अपनाए जाते हैं जो एनवायरनमेंट को फायदा करते जाएं। ग्रीन बिल्डिंग मतलब इको फ्रेंडली, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह भी ग्रीन बिल्डिंग में भी लगे होते हैं। आजकल तो सोसाइटीज वगैरह में गवर्नमेंट प्रमोट करती है, सब्सिडी भी सरकार दे देती है कि इनको बढ़ावा दो। फिर आप पॉन्ड्स बना ले रहे हो, सरकार की योजनाएं हैं, कई सारे जलाशय बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं वाटर स्टोर करने के लिए। उसके अलावा क्या होता है, नदी वगैरह के किनारे या किसी वाटर बॉडी के किनारे स्लोप अगर बन जाए, या अगर नेचुरल स्लोप है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो वाटरशेड बोलते हैं उसको। बारिश का पानी उस पूरे स्लोप में कहीं भी गिरेगा तो बहकर वो मेन वाटर बॉडी को मिलेगा, वेस्ट नहीं होगा। इन्हें वाटरशेड कहते हैं। आप अपना सिलेबस उठा के देखो, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, ये वाटर कंजर्वेशन के ही तो है, अलग अलग थोड़ी पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट बन जाए सब हम आसानी से कवर कर लेंगे। ड्रिप इरिगेशन वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर शेड है, ये सब में हम वाटर कंजर्वेशन तो कर रहे हैं। सॉइल कंजर्वेशन मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूं, मैं लिखा है ना सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में कई टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आप सेम आंसर लिखोगे, ओवरलैपिंग टॉपिक है। वाटर कंजर्वेशन की जब बात आएगी तो आप ये सब चीजों लिखोगे। अब ये आपके सिलेबस में अलग अलग दिए हुए हैं, फिर एक टॉपिक वाटर कंजर्वेशन भी दिया हुआ है, तो वाटर कंजर्वेशन में भी इनको यूज कर सकते हो। एक टॉपिक आपका दो तीन टॉपिक कवर कर रहा है, कहने का मतलब ये है। ठीक, तो पहले हम बात कर लेते हैं ड्रिप इरिगेशन के बारे में। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कम पानी में अच्छी खेती कैसे होगी, कम पानी में अच्छी खेती कैसे हो। पहले हमें यह समझने की जरूरत है, जो हम खेती करते हैं, मान लो हम सब्जियां लगा रहे हैं या फूलों की खेती कर रहे हैं या फ्रूट्स वगैरह कुछ उगा रहे हैं, तो हमें यह समझने की जरूरत है कि पानी जो हम इरिगेशन में पानी दे रहे हैं वो पानी चाहिए किसको। ट्यूबवेल वगैरह से कई बार इरिगेशन देखा होगा खेतों में, ऐसे ही पानी कई घंटे चला के छोड़ दिया। सब्जी लगा रहे हो तो अपने आप से पहले पूछना है कि इतना पानी ट्यूबवेल से बहा रहे हैं, क्या इफेक्टिवली उतना पानी जरूरी है, या एफिशिएंटली वो सारा पानी उस प्लांट को मिल रहा है क्या। उसमें से काफी पानी वेस्ट भी हो जाता है। जैसे मई जून के महीने में अगर आप इरिगेशन कर रहे हो, आपने पाइप चला के छोड़ दिया या ट्यूबवेल से ऐसे ऑन करके छोड़ दिया, और मई जून के महीने में आप इरिगेशन कर रहे हैं, इतना टेम्परेचर होगा
काफी पानी तो इवापोरेट हो जाएगा और वो पानी उस जगह भी जा रहा है जहां मिट्टी है, कोई प्लांट नहीं लगाया, बहकर वहां भी जा रहा है, सॉइल को लूज कर रहा है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है ना, वाटर का वेस्टेज भी हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है, वाटर आसपास की मिट्टी को भी काट रहा है, काफी पानी सड़कों की तरफ कहीं फैल के चला जाएगा, वो वेस्ट हो रहा है, और जंगली घास, खरपतवार, उसको भी वो पानी मिल जा रहा है जिसके लिए आप पानी नहीं दे रहे थे, आप अपनी सब्जी के लिए दे रहे थे, पर वो जंगली घास, खरपतवार उनको पहुंच जा रहा है, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स, ये पानी उनको भी चला जा रहा है, जबकि आपका टारगेट उनको देना तो नहीं था। ड्रिप इरिगेशन में टारगेटेड अप्रोच, फोकस्ड अप्रोच, पानी जहां जरूरी है सीधा उसको जाए। तो सब्जी फल जो भी लगा रहे हो, पानी किसको जरूरत है? उस पौधे की जड़ को, उस पौधे की जड़ को। अब मान लो अगर वो ग्राउंड के नीचे कोई सिस्टम, कोई ऐसा प्लांट है जमीन के नीचे पानी पहुंचाना है, तो पाइप नीचे की तरफ भी हो सकता है उसकी ओपनिंग, और आपको लग रहा है कोई ऐसी सब्जी है बेल की तरह ऊपर है, ऊपर पानी चाहिए, तो पाइप का मुंह ऊपर की तरफ रहेगा, पर जो टारगेट जहां है पानी को पहुंचाने का वहीं पहुंचाएंगे। और इस सिस्टम के द्वारा आप न्यूट्रिएंट सप्लाई भी कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह की सप्लाई भी आप दे सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन कंसेप्ट में पानी सीधा उसको जाए, एक तो पाइप के थ्रू पानी जाएगा, तो मई जून के महीने में भी वाटर सप्लाई करोगे तो इवापोरेशन नहीं होगा हीटिंग के कारण, फिर आप पानी वैसे ही बहा नहीं रहे सड़कों पे, वीड्स को नहीं दे रहे, अनवांटेड प्लांट को नहीं जा रहा, सीधे सीधे ये आपके प्लांट की जड़ को जा रहा है जहां पानी चाहिए था, तो वो पेड़ पौधे अच्छा फलेंगे, फूलेंगे, बढ़िया सब्जी देंगे, और पानी भी केवल जड़ को गया, आपके पानी की वेस्टेज भी नहीं हो रही, पैसा भी बचेगा। भाई पानी को चलाने के लिए डीजल वीजल कुछ लाते थे, वो भी खपत कम हो गई, तो पानी सिर्फ उतना चाहिए जो प्लांट को जरूरत है। कई बार पानी ज्यादा देने से ही प्लांट खराब हो जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन इन सब चीजों को सॉल्व कर रहा है। और ये कंसेप्ट मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन की बात करें अगर, जर्मनी और इजराइल, इसकी शुरुआत अगर देखें तो जर्मनी और इजराइल इन कंट्रीज से है। इसका जो बेहतर इस्तेमाल किया गया, कंपनी वंपनी बनाई गई, वो इजराइल ने काम किया था। इजराइल में अगर देखो मैप पे ढूंढना पड़ता है आपको इजराइल को, छोटा सा कंट्री, बहुत छोटा सा कंट्री, दुश्मनों से घिरा हुआ, इतने चैलेंजेस है उसके सामने, पर वो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे टिका हुआ है। और उसका काफी एरिया डेजर्ट एरिया था, खेती वेती की जमीन ज्यादा नहीं थी उसके पास, डेजर्ट एरिया में वो सब्जियां उगा लेता है, अच्छा खासा प्रोडक्शन फल सब्जी उगा लेता है डेजर्ट एरिया के अंदर भी। इस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इजराइल के ग्रोथ में, ड्रिप इरिगेशन का। फूड प्रॉब्लम इजराइल की सॉल्व करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है ड्रिप इरिगेशन का, कि डेजर्ट एरिया में भी वो खेती बाड़ी कर ले रहा है, तो फिर हमारे यहाँ थार का एरिया क्यों नहीं हम यूज कर सकते? राजस्थान गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव हैं, राजस्थान सरकार के भी इनिशिएटिव हैं, ड्रिप इरिगेशन को कैसे बढ़ाया जाए। क्या एक आउटलाइन तैयार हो गई, समझ आया कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो नॉर्मल इरिगेशन जो होता है, नॉर्मल इरिगेशन जो होता है, नॉर्मल इरिगेशन में क्या होता है, की पॉइंट्स मैंने जो कुछ बोले, हम ये कंपैरिजन देख सकते हैं। नॉर्मल इरिगेशन में हाई वाटर वेस्टेज, हाई वाटर वेस्टेज, हाई वाटर इवापोरेशन इन समर सीजन, हाई वाटर इवापोरेशन इन समर सीजन, और क्या, हाई वीड ग्रोथ, अनवांटेड प्लांट्स जो हैं इरिगेशन में आप उनको भी पानी दे रहे हो तो वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, हाई वीड ग्रोथ, हाई सॉइल इरोजन। तो ड्रिप इरिगेशन नॉर्मल इरिगेशन की तुलना में कैसे बेहतर है? उसमें वाटर वेस्टेज भी कम है, इवापोरेशन भी कम है क्योंकि क्लोज पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है, वीड ग्रोथ भी कंट्रोल रहेगा, सॉइल इरोजन भी कम होगा। ड्रिप इरिगेशन के सब फायदे हैं, पर ड्रिप इरिगेशन के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कोई भी चीज ऐसी तो नहीं होती कि 100% परफेक्ट हो, एक परमेश्वर के अलावा कोई दुनिया में ऐसा नहीं जो परफेक्ट हो, कमी तो मिलेगी ही मिलेगी, आइडियल कुछ होता नहीं। ड्रिप इरिगेशन में एक दिक्कत ये है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, शुरू में जो आप पाइप वाइप का पूरा सेटअप बनवाओगे, वन टाइम कॉस्ट इसकी हाई है, इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होता है। दूसरा एक बड़ा डिसएडवांटेज है, हर तरह की क्रॉप में आप यूज नहीं कर सकते। चावल है,
चावल के खेत को जब तक गले तक भर नहीं दोगे खेती नहीं हो पाती। धान में पानी बहुत चाहिए होता है, इसीलिए धान को मानसून की शुरुआत में लगाया जाता है। खरीफ की फसल है वो, मानसून की शुरुआत में जो फसलें लगती हैं खरीफ, क्योंकि उनको पानी बहुत चाहिए होता है। तो धान का खेत कभी देखोगे पूरा पानी भरा हुआ है, ड्रिप इरिगेशन वहां इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वहां माइक्रो इरिगेशन नहीं चाहिए, मैक्रो इरिगेशन चाहिए। मैक्रो मतलब ज्यादा पानी चाहिए वहां पर, ठीक। ड्रिप इरिगेशन में क्या कर लिया जाता है, नॉर्मल इरिगेशन की ये समस्याएं हैं, और दुनिया में जमीन बचाना, वीड कंट्रोल करना, इवापोरेशन कम करना, पानी बचाना, बड़े पॉइंट है, बड़े चैलेंजेस हैं कि इनको सेव करना जरूरी है ना। तो ड्रिप इरिगेशन एक तरीका सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें हम ये सब चैलेंजेस को काफी हद तक टैकल कर लेते हैं। इसमें क्या करना होगा, पहले पाइप का कनेक्शन देना होगा। आपके पास मान लो 2 एकड़ जमीन है, आपने उसमें पाइप का कनेक्शन करवा दिया और आप सब्जी लगा रहे हो। अरे ऐसी टेक्निक है, लोग छतों के ऊपर खेती कर ले रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन वगैरह से छतों में फूल उगाना, कुछ सब्जियां उगाना, कम एरिया में भी कर ले रहे हैं। आजकल आप देख रहे हो, आए दिन न्यूज आती है, आईटी की कंपनी छोड़ के घर के ऊपर सब्जी उगाई, 300-400 गज का मकान था, सब्जी से ही पैसा कमा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे कंसेप्ट, किसी के पास 1-2 बीघा जमीन घर के आसपास थी, वो उसी में काफी बढ़िया काम कर ले रहा है। केसर उगता है जम्मू कश्मीर में, कोई कह रहा है कि हम राजस्थान में केसर उगा दे रहे हैं, दिल्ली में केसर उगा दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी एडवांस हो चुकी है, पर बात है एक्सपर्टीज होने की, समझने की, सीखने की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक से एक मिरेकल कर रहे हैं लोग, जो पहले सोच भी नहीं पाते थे। टेक्नोलॉजी लगभग चैलेंजेस, दुनिया के सामने जितनी समस्याएं हैं, हर चीज का जवाब टेक्नोलॉजी से निकलेगा। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, आप जब भी देखोगे, पहले भी 50 साल पहले जितनी प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी नहीं हल किया 99% समस्याओं को, आगे भी टेक्नोलॉजी हल करेगी। टेक्नोलॉजी के अपने फायदे नुकसान अलग डिबेट है, पर सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी में छुपा है। जो भी प्रॉब्लम आप बोल रहे हो, पॉल्यूशन आप बोल रहे हो, वो भी टेक्नोलॉजी से हल होगा। आर्टिफिशियल रेन आप बोलते हो कराने को, तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से ही होगी। तो टेक्नोलॉजी ही जवाब है इन हर चीजों का। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, पाइप्स का कनेक्शन कर दिया और थोड़ी थोड़ी दूरी में ओपनर्स लगा देते हैं, ओपनिंग, जिनको एमीटर कहते हैं, ओपनर कहते हैं, स्प्रिंकलर कह लो, है ना, या ओरिफाइस, ओरिफाइस मतलब भी ओपनिंग होता है। तो कुछ कुछ दूरी पे ऐसे ओपनिंग लगी होती है। सब्जी वब्जी आप यहीं पर जहां पे सब्जी लगा रहे हो, जड़ जहां पे है, उसी के पास पानी की ओपनिंग दे दी। तो जब भी मेन लाइन से पानी सप्लाई करेंगे, जहां जहां ओपनिंग है वहां वहां से पानी रिलीज होगा और सीधे प्लांट की जड़ को मिलेगा। किस तरह का प्लांट है, जड़ जमीन के नीचे वाली है, पाइप अंदर की तरफ भी होगा मुंह उसका। कुछ अगर ऊपर बेल वेल सब्जी वब्जी ऊपर लग जाती है तो वो ऊपर की तरफ होगा, डिपेंड करेगा बिलो द सॉइल या ओवर द सॉइल, ओपनिंग किधर देनी है। तो पॉइंट क्या है, जहां जड़ है, जहां पानी टारगेट है, वहीं पानी मिले, यही कंसेप्ट है ड्रिप इरिगेशन। ठीक, समझ पाए या नहीं? अब देखो, तो हमें इसमें क्या लिखना चाहिए, हमें लिखना चाहिए पहले तो ड्रिप इरिगेशन का इंट्रोडक्शन। ड्रिप इरिगेशन होता क्या है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, शुरुआत कहां से हुई थी और इसके बेनिफिट क्या होंगे, किन किन जगह पर इसका इस्तेमाल हो सकता है, और कंपैरिजन मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज, यही चीज लिख सकते हो। ड्रिप इरिगेशन क्या चीज है, कहां से शुरू हुआ था, बेनिफिट क्या है, किसमें किया जाएगा, किसमें नहीं किया जाएगा, और एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंपैरिजन, यही इतना ही मतलब है। देखो इमेज देखो इसका, ये देखो, ये पाइप लगा दी है, ये इमेजेस देखो, ब्लैक ब्लैक कलर के पाइप दिख रहे होंगे, या जूम करके दिखाता हूं, रुको इसको। अब जैसे यहाँ सब्जियों की खेती का इमेज है, ये सब्जियों की खेती कर रहे हैं, ये देखो, इसमें ये ब्लैक ब्लैक पाइप जा रहे हैं, मेन पाइप जा रहे हैं। मेन पाइप जो जा रहे हैं, उन्हीं मेन पाइप से जुड़े हुए फिर छोटे पाइप जा रहे हैं, जो सीधे सब्जियों को मिल रहे हैं। ठीक, मेन पाइप जा रहा है, फिर उस मेन पाइप से जुड़े हुए छोटे छोटे और भी पाइप निकले हुए हैं, जो सीधे सीधे सब्जी को पानी सप्लाई करें। ये कंसेप्ट है ड्रिप इरिगेशन का, समझ पा रहे? ये मेन पाइप लगे हुए हैं, मेन पाइप लगे हैं, यहां से छोटे छोटे पाइप कनेक्टेड हैं, वो उसको सप्लाई करेंगे पानी। ये वाली इमेज है। तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए दिया इमेज मैंने, ये ड्रॉ थोड़ी करोगे एग्जाम में, समझने के लिए है। या रफ में उस तरह का बना सकते हो जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया, या इस टाइप का बना लो,
या वैसा बना लो या ऐसा बना लो। दिखाया हुआ इसमें एक लेटरल पाइप जा रहा है, एक लेटरल पाइप जा रहा है, दूसरा पाइप इससे निकला हुआ है। तो एक लेटरल पाइप हो गया, इससे कनेक्टेड एक पाइप निकाला और ये पाइप ऐसे घूम के जा रहा है और इसमें ओपनर्स लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। एक मेन पाइप है, लेटरल पाइप जा रहा है और यहां से एक पाइप जुड़ा हुआ है जिसमें ओपनर्स लगे हुए हैं। और ये प्लांट है, ये जो ब्रांचेस दिखा रहा है ये प्लांट है, इसकी जड़ के आसपास ये ओपनिंग्स लगी हुई है। तो जब भी आप मेन पाइप को पानी सप्लाई करोगे, वहां से पानी इस छोटे पाइप को भी जाएगा और इन ओपनर्स से पानी निकल निकल के इसकी जड़ों को मिलेगा। ये नीचे जड़ें फैली हुई हैं, ये जमीन के नीचे का हिस्सा दिखाया, रूट्स। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये लिखा है ना, ये लेटरल पाइप है, फिर इससे एक पाइप निकला हुआ है, इसमें जो ओपनिंग्स लगी हुई हैं इन्हें कहते हैं एमीटर या ड्रिपर। ड्रिप इरिगेशन नाम क्यों दिया है, जैसे नहीं ड्रिप से लोगों को ग्लूकोज चढ़ता है, जैसे ड्रिप से लोगों को ग्लूकोज चढ़ता है, उस तरीके से ये पाइप में ड्रिपर्स लगे हैं, ये रहे, इनको एमीटर या ड्रिपर कहते हैं, एमीटर या ड्रिपर कहते हैं। तो ये मेन पाइप है, उससे एक ब्रांच पाइप की निकली हुई है, इस ब्रांच में छोटे छोटे एमीटर, ओपनर या ड्रिपर लगे हैं, इसके द्वारा सीधे प्लांट की रूट के पास पानी पहुंच रहा है। और यहां से नीचे के क्या हो रहा है, ये पानी फिर नीचे जड़ों तक पहुंच रहा है। ये जड़ के आसपास का हिस्सा जो भीगा हुआ है, जड़ के आसपास का हिस्सा भीगा हुआ। तो आप देख रहे हो, एक तो पानी का फालतू में फैलाव नहीं हो रहा कि एक पेड़ को पानी देने के लिए 20 पेड़ के बराबर पानी वेस्ट कर रहे हो। सिर्फ इस पेड़ की जड़ को पानी पहुंचाना था, वो हमने पहुंचा दिया, बाकी सब ड्राई एरिया, सूखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एक पेड़ को पानी देना है तो उसको पानी पहुंच गया, आसपास से पानी क्यों फैलाना, सड़क भी सूखी रहेगी, बाकी सब पानी वेस्ट नहीं हो रहा, यहां पे बस रूट को पहुंच गया। ठीक है, तो कंसेप्ट अब आपको समझ आ गया है। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट वगैरह की सप्लाई भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, ड्रिप इरिगेशन, इट इज ए टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम। माइक्रो इरिगेशन, कम पानी में आप बढ़िया खेती कर ले रहे हैं, ये चावल आवल में बड़े तौर पे काम नहीं आएगा। तो ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। अब पहला ही वर्ड लोग लिखेंगे ड्रिप इरिगेशन ये होता है, ये डेफिनेशन होती है, आप इसका एक और नाम मेंशन कर देना, ट्रिकल इरिगेशन। तो पहले तो वो यही खुश हो जाएगा, उसको भी एक नई चीज जानने को मिलेगी। ड्रिप इरिगेशन को हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। ये वर्ड लिख देना जरूर ध्यान से, आपका आंसर पहले वर्ड से इंप्रेसिव हो जाएगा, जो ज्यादातर लोग नहीं लिखेंगे। तो ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं, ये एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है। माइक्रो इरिगेशन के जो जो मेथड होते हैं उनमें एक तरीका है ड्रिप इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन के जो जो मेथड है, जो जो तरीके हैं, उनमें एक तरीका है ड्रिप इरिगेशन, जिसको हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। इसमें वाटर डिलीवर होता है, क्रॉप के रूट तक पहुंचेगा। तो पाइप के जो कनेक्शन बने हुए हैं, मेन लाइन बनी है, सब लाइन बनी है, तो पाइपों से होता हुआ, ओपनिंग से आता हुआ सीधे क्रॉप को पानी की सप्लाई होगी। और पाइप में बने होते हैं एमिशन पॉइंट्स, जिनसे पानी रिलीज होगा। हर ड्रिपर या एमीटर या ओरिफाइस, ओरिफाइस मतलब भी होता है ओपनिंग, एमीटर जो है जहां से पानी रिलीज होगा, तो हर ड्रिपर, एमीटर या ओपनिंग, ओरिफाइस सप्लाई करेगा नपातुला, प्रिसाइसली कंट्रोल्ड, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट, और भी कोई चीज अगर आप प्लांट की ग्रोथ के लिए सीधे सीधे रूट तक पहुंचाना चाहें, आप पानी, न्यूट्रिएंट या और भी कोई चीज पहुंचाना चाहें जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, तो जड़ों तक पहुंचाना चाहें तो आप इसके द्वारा पहुंचा सकते हैं। केवल पानी नहीं, पानी के अलावा आप न्यूट्रिएंट या और भी कोई सब्सटेंस सप्लाई करना है तो आप इस यहां तक पहुंचा सकते हैं, पानी में मिक्स करके पहुंचा सकते हैं चाहे तो। द वाटर इज डिलीवर्ड नियर द प्लांट रूट, पानी जो पहुंचेगा प्लांट की जड़ के पास पहुंचता है एमीटर या ड्रिपर के द्वारा, और बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती, लो रेट से, और पर आवर 2 से 20 लीटर तक पानी ये सप्लाई कर सकता है। 1 घंटे में जनरली 2 से 20 लीटर तक पानी आप इससे सप्लाई कर सकते हो।
फलों और सब्जियों के लिए और फूलों के लिए बहुत इफेक्टिव है। फल, सब्जी और फूल इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो 2 से 20 लीटर पर आवर आप इसको सप्लाई कर मतलब इससे पानी सप्लाई किया जा सकता है। वाटर एंड न्यूट्रिएंट इंटर द सॉइल फ्रॉम द एमिटर मूविंग इनटू द रूट जोन। प्लांट की जो रूट का हिस्सा है, रूट का एरिया है, वहां ये पहुंचेगा और थ्रू द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी एंड कैपिलरी। रूट जो पानी खींचते हैं, देखो होता क्या है, प्लांट में रूट को पानी मिला और रूट फिर बाकी पूरे हिस्से में पानी पहुंचा देती है। प्लांट में रूट को पानी, रूट हेयर्स होते हैं। रूट में भी क्या होता है, पहले रूट है, रूट में भी रूट हेयर्स होंगे बारीक बारीक, तो वो पानी सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो पानी पूरे सिस्टम में पहुंच जाता है कैपिलरी इफेक्ट के द्वारा। तो ग्रेविटी के कारण पानी नीचे की तरफ आएगा और कैपिलरी एक्शन से पानी रूट से होता हुआ बाकी हिस्सों में पहुंच जाएगा। तो ग्रेविटी एंड कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी प्लांट को मिल जाएगा। इस तरीके से प्लांट मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट को विड्रॉ कर लेता है, रिलीज एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो प्लांट को मिलना है मॉइस्चर या न्यूट्रिएंट, वो रिसीव कर लेगा इस मेथड के द्वारा, और पानी की कमी भी नहीं होगी प्लांट को, क्वालिटी वाइज भी ठीक रहेगा, एंड इट्स एबिलिटी टू अचीव, और जितनी ग्रोथ और यील्ड वो अचीव कर सकता था वो पूरी तरह से अचीव करेगा। जैसे किसी व्यक्ति को प्रॉपर न्यूट्रिएंट किसी बच्चे को मिले, प्रॉपर मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, बैलेंस डाइट अगर उसको मिले तो बॉडी ग्रो क्यों नहीं करेगा। उसी तरह से प्लांट को अगर पानी और न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो रही तो वो भी अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से ग्रो करेगा और हाई यील्ड होगी, मतलब देखने में भी सब्जी वब्जी बड़े साइज की ग्रो करेंगी, मिनरल्स भी पूरे होंगे और देखने में भी खूबसूरत होगी। क्लियर, सब्जियां फल अच्छे खासे हष्टपुष्ट होंगे, जैसे पर्सन है वैसे ही फल सब्जी भी। व्यक्ति को अगर बैलेंस डाइट मिले वो भी हष्टपुष्ट होगा, हेल्दी होगा, कुपोषित नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार फल सब्जियों को भी उनकी खुराक मिलेगी तो वो भी क्या होंगे, हष्टपुष्ट होंगे, हेल्दी होंगे। क्लियर है। ये हो गया ड्रिप इरिगेशन का मतलब क्या है। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत डेफिनेशन पे नहीं है। अब आता है बैकग्राउंड, शुरुआत कैसे हुई। मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन टेक्निक, इसमें मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन में जर्मनी का काम काफी है और इजराइल ने तो इस टेक्निक को यूज करके एक तरीके से मिरेकल ही कर दिया कि डेजर्ट जैसे एरिया में सिचुएशन उसके फेवर में नहीं थी, उल्टी सिचुएशन के बाद भी उसने अपने फेवर में कर लिया टेक्नोलॉजी की मदद से। डेजर्ट के अंदर वो बढ़िया खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो आप राजस्थान को दिमाग में रखिए, ठीक, वहां पे बहुत यूजफुल है। तो मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन इन्वेंट किया था इजरायली इंजीनियर सिमचा ब्लास और उनका बेटा येशायाहू ब्लास। इन्होंने इसको डेवलप किया और अपना पेटेंट करा लिया था, टेक्नोलॉजी पे पेटेंट करा लिया था। द फर्स्ट प्रैक्टिकल एमिटर, जो एमिटर्स वगैरह से बनते हैं, ओपनर्स वगैरह लगते हैं, 1950-60 के दशक में इनका पेटेंट था इस पर। और आगे जाके कोलैबोरेशन वगैरह करके एक कंपनी बनाई गई नेटाफर्म, आगे जाके एक कंपनी स्टैब्लिश की गई थी नेटाफर्म, जो ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में काम करने वाली पहली कमर्शियल कंपनी थी। नेटाफर्म पहली कमर्शियल कंपनी थी ड्रिप इरिगेशन के क्षेत्र में काम करने वाली। इस तरह की जानकारी लिख दोगे तो चेक करने वाला भी ढूंढेगा कि किस बच्चे ने आंसर लिखा है, उसको फोन करके बहुत शाबाशी देगा इस बात पे कि भाई अच्छा नेटाफर्म वगैरह का जिक्र कर दिए कहीं, जो जनरल आंसर्स में नहीं मिलेगा। और ड्रिप इरिगेशन का क्वेश्चन अगर केवल ड्रिप इरिगेशन आएगा तो ये मैक्सिमम मार्क्स में नहीं आएगा, जो बीच में मार्क्स होंगे उस रेंज में रहेगा। मान लो 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, 5 नंबर ऐसे अगर क्वेश्चन है तो ये बीच रेंज वाले में रह सकता है, मैक्सिमम मार्क्स में नहीं रहेगा ये। अगर 4 तरह के मार्क्स बनाए हुए तो नीचे से दूसरे नंबर वाले कैटेगरी में ड्रिप इरिगेशन पूछ सकता है। वाटर कंजर्वेशन का क्वेश्चन अगर बनेगा वो ज्यादा मार्क्स में बनेगा, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन में ड्रिप इरिगेशन भी आ जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी आ जाएगा, वाटरशेड भी आ जाएगा, उसमें लंबा आंसर बनता है। इसमें बहुत लंबा आंसर नहीं, इतना काफी है। ठीक, वाटर कंजर्वेशन मेथड में एक तरीका है ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी में, तो ये बहुत लंबा आंसर नहीं होगा। फिर आप इसके बेनिफिट्स लिख दो। ड्रिप इरिगेशन के बेनिफिट्स जो अभी तक देखे गए, क्रॉप यील्ड में जो आप उगा रहे हो चीज 230% तक यील्ड बढ़ जाती है। नॉर्मल तरीके से आप खेती करो, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल अगर करो 230% तक यील्ड बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 70% तक पानी आप बचा लेते हो,
फ्लड इरिगेशन का मतलब है जो वैसे ही पानी बहाते रहते हो। फ्लड का मतलब बाढ़ नहीं आ गई, फ्लड इरिगेशन का मतलब है जो बेतहाशा पानी बहाए चले जाते हैं खेतों में, उसकी तुलना में ड्रिप इरिगेशन से वही काम किया जाए, उससे बढ़िया प्रोडक्शन और कम पानी, मतलब 70% पानी कम लगेगा और प्रोडक्शन आपको जो मिल रहा है 230% जाके प्रोडक्टिविटी यील्ड जो मिल रही है 230% मिल रही है। तो इसका मतलब एफिशिएंट ज्यादा है और क्रॉप यहां पर कंसिस्टेंट ग्रो करेगी, हेल्दियर होगी और तेजी से मैच्योर होगी, क्योंकि उसको जैसे बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छा मिले तो तेजी से ग्रो करता है, उसी प्रकार जब अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, क्रॉप कंसिस्टेंटली ग्रो करेगी, हेल्दी होगी और मैच्योर फास्ट, तेजी से मैच्योर होगी। अर्ली मैच्योरिटी के कारण हायर और फास्टर रिटर्न मिलते हैं आपके इन्वेस्टमेंट में। जो आपने खेती में पैसा लगाया, अगर जल्दी फसल तैयार, जल्दी सब्जी या फल लग जा रहे हैं तो आप पैसा जल्दी कमा ले रहे हो बेच के। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, प्लांट बेहतर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से 30% एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्लांट की फर्टिलाइजर को यूज करने की, क्योंकि प्लांट हट्टे कट्टे होंगे, हेल्दी होंगे, तो 30% ज्यादा एफिशिएंसी हो जाती है फर्टिलाइजर को यूज करने की। फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी मैं ये नहीं बोल रहा हूं फर्टिलाइजर ज्यादा लगाना पड़ेगा या वेस्टेज होगी, नहीं, आपकी सेविंग हो जाएगी। यहां फर्टिलाइजर यूज करने की एफिशिएंसी इंक्रीज होकर 30%, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर कम हो जाएगा, कम खर्चा करना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट भी आपको कम हो जाएगी। फर्टिलाइजर और केमिकल ट्रीटमेंट आप इस सिस्टम के द्वारा दे सकते हैं, पाइप के द्वारा आप फर्टिलाइजर और केमिकल ट्रीटमेंट भी पहुंचा सकते हैं। सैलाइन एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया, सैंडी एरिया, हिली एरियाज में भी ये टेक्निक कामयाब है। उदाहरण के तौर पे इजराइल, ऐसे एरिया जहां अभी तक खेती के तरीके समझ नहीं आते थे क्या किया जाए या बंजर भूमि की तरह पड़ा हुआ था, उस वेस्ट लैंड को भी हम ड्रिप इरिगेशन की मदद से प्रोडक्शन वहां पर भी कर सकते हैं, खेती के लायक बना सकते हैं। इतना काफी है। अब बस इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज कंपैरिजन, दोनों को सामने सामने कंपैरिजन। सॉइल इरोजन कम होगा, वीड ग्रोथ कम होती है, बता दिया। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहता है क्योंकि इकट्ठे पानी पूरे हिस्से में पहुंच रहा है। प्लांट ड्राई रहेंगे, अननेसेसरी फालतू का पानी नहीं जमा होगा तो बीमारियों का रिस्क कम होगा। कई बार प्लांट को जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं तो बीमारियों का खतरा, उसमें फंगस वंगस की बीमारी लग जाती है। तो प्लांट्स जितना पानी चाहिए उतना ही पानी प्लांट को दिया गया तो बाकी हिस्सा ड्राई रहता है, बीमारियों से वो बच जाता है, बीमारियों से बचने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा पानी भरना बीमारियों को न्योता देता है प्लांट्स में। इनिशियल कॉस्ट, कमियां क्या है, शुरुआती खर्चा महंगा पड़ेगा, पूरा सेटअप आपको बनाना पड़ेगा। लाइटर सॉइल में, हल्की सॉइल जो होती है जहां पर सब सरफेस ड्रिप may not be able to wet the soil surface for germination, this require careful consideration of the installation depth। इंस्टॉल करते समय मतलब आपको जिस जमीन पे आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रहे हैं, केयरफुल एनालिसिस, केयरफुल सर्वे जरूरी है। वहां पर कितनी डेप्थ पे क्या सेटअप लगेगा ये सब जानकारी वहां पर जरूरी है। कई बार इसमें गलती भी हो जाती है। ठीक, ड्रिप टेप कॉज एक्स्ट्रा क्लीन अप कॉस्ट आफ्टर हार्वेस्ट, और समय समय पे जो क्लीनिंग कॉस्ट आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट आएगी, वो भी लगेगा। एमिटर वगैरह लगे हुए हैं, क्लीनिंग विनिंग में कॉस्ट आएगी। यूजर मस्ट प्लान फॉर ड्रिप टेप वाइंडिंग, डिस्पोजल, रिसाइकलिंग और यूज। ड्रिप टेप जो लगाई जाती है कुछ कुछ टाइम में आपको उसको बदलना पड़ जाता है। ड्रिप इरिगेशन माइट बी इनएडिक्वेट इफ हर्बिसाइड्स और टॉप ड्रेस फर्टिलाइजर नीड स्प्रिंकलर इरिगेशन फॉर एक्टिवेशन। तो जैसे मैंने बताया, एक पॉइंट ये लिख सकते हो, ड्रिप इरिगेशन हर तरह की क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं है। आप सिंपल भाषा में लिखो, ड्रिप इरिगेशन हर प्रकार की क्रॉप पे सूटेबल नहीं है। आप इस तरह से लिख सकते हो। यहां तक की कथा समाप्त। अब ये वाला टॉपिक आप चाहो तो 2 ही 4 लिखना ये मैंने वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई, एक एडवांटेज ये भी था, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई। और इफ वाटर इज नॉट प्रॉपरली फिल्टर्ड, इक्विपमेंट मेंटेनेंस मैंने बताया, कई बार अगर पानी साफ नहीं है तो ब्लॉकेज हो जाती है ओपनर्स में। पानी जहां से आ रहा है पाइपों में, अगर वहां सफाई नहीं है, गंदगी है, कोई चीज अगर जम जाएगी तो ब्लॉकेज हो जाएगा। तो मेंटेनेंस की बात जनरल पॉइंट है, कोई ज्यादा एक्सपर्टीज वाली बात नहीं। तो पानी अगर प्रॉपरली फिल्टर नहीं है
पानी में अगर कोई गंदगी है, कोई कंकड़ पत्थर आ गया तो पाइप में ब्लॉकेज कर देगा, वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा। ये मैंने कुछ आपको जानकारी के लिए बताया किन चीजों में ड्रिप इरिगेशन किया जाता है, कहां कहां ड्रिप इरिगेशन ज्यादा इफेक्टिव है, तो इससे आपको पता लग जाएगा कहां कहां पर नहीं है, कहां पे है कहां पे नहीं है। 2-4 उदाहरण आप चाहें तो अपने आंसर को बेटर करने के लिए दे सकते हैं, डिपेंड करेगा कितने नंबर का आ रहा है और टाइम कितना है, कितने नंबर का आ रहा है, कितना टाइम है। 2-4 उदाहरण चाहो तो एग्जाम्पल कहां के लिए सुटेबल है, 2-4 नाम रैंडम लिख दो, इन्हीं में से। जैसे तो टेबल बना के लिख दिया हमने, टाइम नहीं है पर आपको लग रहा है कहां पे यूज होता है, आप फ्रूट्स वेजिटेबल करके लिख दो। ज्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह में इफेक्टिव है, राइस में नहीं है। फ्रूट वेजिटेबल वगैरह के लिए इफेक्टिव है, राइस में नहीं इफेक्टिव है। तो ऑर्चार्ड क्रॉप्स होती हैं, उनमें काम आ जाता है। राजस्थान ने तो ऑर्चार्ड क्रॉप्स की स्कीम भी चलाई हुई है, ग्रेप्स है, बनाना है, अनार, ऑरेंज, मैंगो, लेमन, इन सब में काम आ जाता है। फ्रूट वेजिटेबल में बोल ही रहा हूं बार बार, वेजिटेबल्स में टोमेटो, चिली, ये कैप्सिकम मतलब वो क्या हरी वाली शिमला मिर्च, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन सब में काम आ जाता है। कैश क्रॉप में गन्ना, कॉटन, अरेका नट, स्ट्रॉबेरी। फ्लावर्स में रोज, कार्नेशन, गारबेरा, कई सारे फ्लावर्स में काम आ जाता है, गेंदा वगैरह में। प्लांटेशन में चाय, रबड़, कॉफी, कोकोनट। मसालों में भी, ऑयल सीड में भी, बहुत वास्ट एप्लीकेशन है, कई प्रकार के फल, सब्जी, मसाले, उनमें काम आ जाएगा। आप देखो गेहूं और चावल नहीं लिखा, गेहूं, चावल, सरसों, ये नहीं लिखा, क्योंकि वहां पे पानी की अगर खपत ज्यादा है तो ड्रिप इरिगेशन बात नहीं बनेगी। लास्ट में राजस्थान ने क्या कुछ प्रोग्राम चलाए हैं ड्रिप इरिगेशन के लिए, ड्रिप संयंत्र नाम का एक प्रोग्राम। ड्रिप संयंत्र एक है, नए फल बगीचों की स्थापना, ये भी राजस्थान का ड्रिप संयंत्र है। नए फल बगीचों की स्थापना, ये भी है। केंद्र सरकार का एक प्रोग्राम है पीएम कृषि सिंचाई योजना, केंद्र सरकार का एक योजना है पीएम कृषि सिंचाई योजना। तो कृषि सिंचाई योजना की तरफ से इस प्रोग्राम के अंतर्गत केंद्र सरकार के भी कई सारे प्रोग्राम हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। राजस्थान भी अलाइंड है इसके साथ, पीएम कृषि सिंचाई योजना के साथ राजस्थान भी अलाइंड है, वाटर कंजर्वेशन तो करना उसका भी टारगेट है। तो राजस्थान की भी अपनी कई योजनाएं, ड्रिप संयंत्र, नए फल बगीचे की स्थापना और केंद्र सरकार की योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, राजस्थान भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। ड्रिप संयंत्र और नए फल बगीचों की स्थापना तो राजस्थान का ही है, और पर ड्रॉप मोर क्रॉप केंद्र का है, राजस्थान भी इससे जुड़ा हुआ है। केंद्र का है तो पूरे देश में लागू है। एक एक करके थोड़ा सा मैंने बता दिया इसके बारे में। ड्रिप संयंत्र योजना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, वो चला रहे हैं। सब्सिडी मिलती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हो, आपके यहाँ सब्सिडी मिलती है अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम राजस्थान में इंस्टॉल कर रहे हो। तो ड्रिप संयंत्र योजना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट, उनके अंदर आती है ये स्कीम, और सब्सिडी मिलेगी अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आपके यहाँ लगा रहे हैं। और किनको मिलेगी, क्या कंडीशंस हैं, राजस्थान का फार्मर होना चाहिए, वहां का नेटिव होना चाहिए ना, राजस्थान का फार्मर होना चाहिए, नेटिव होना चाहिए। ये देखो किनको ये बेनिफिट मिलेगा, ड्रिप संयंत्र वाला। अगर कोई जनरल फार्मर है, जनरल कैटेगरी वाला, तो जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लग रहा है 70% सब्सिडी उसको मिल जाएगी। अगर वो कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल मार्जिनल SC ST फार्मर है या महिला फार्मर है, उनको 75% तक सब्सिडी है। तो आप ही के राज्य की योजना है, उसके बारे में अगर 1-2 पॉइंट लिख दोगे। प्लस योजनाओं का फायदा एक और है कि वाटर कंजर्वेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा राजस्थान के कंटेक्स्ट में कभी लिखना हो, मान लो ड्रिप इरिगेशन में आपको लग रहा है सर टाइम नहीं बच रहा, आंसर लेंथी हो रहा है और ये कम नंबर का आया है, तो आगे फिर वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आया होगा, उसमें एग्जांपल दे देना। राजस्थान की जितनी योजनाएं जो प्रोग्राम में पढ़ा रहा हूं, उस क्वेश्चन में ना भी यूज कर पाओ, आपको लग रहा है कम नंबर में आया सर ये तो क्वेश्चन, इसमें मैं क्या क्या लिख देता, तो दूसरा क्वेश्चन आया है उसी पेपर में ज्यादा नंबर में, उसमें लिख देना और स्कीम लिख के अंडरलाइन कर देना। कम नंबर वाले में ना भी यूज करना, ज्यादा वाले में यूज कर देना, ठीक। पर स्कीम स्टेट्स की जो मैं पढ़ाई है मैंने, कहीं ना कहीं वो यूज करके अंडरलाइन कर देना। तो 70% सब्सिडी ड्रिप संयंत्र योजना में जनरल कैटेगरी के फार्मर को और 75% रिजर्व कैटेगरी और महिला फार्मर को। ये जो फार्मर हैं सारे कैटेगरी वाले, गिवन सब्सिडी ऑन ड्रिप प्लांट, जो ड्रिप सिस्टम लगेगा मैक्सिमम
5 एकड़ एरिया तक हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि 50 एकड़ के एरिया में आप लगवा लोगे, नहीं, 5 एकड़ मैक्सिमम एरिया। पांच एकड़ मैक्सिमम एरिया तक ड्रिप प्लांट आपका लग सकता है, सब्सिडी आपको मिलेगी, उससे ऊपर में नहीं। ठीक। और एप्लीकेंट जो है इस योजना में जो अप्लाई करेगा वो किसान होना चाहिए, राजस्थान का ही नेटिव, राजस्थान का ही किसान होना चाहिए, और फार्मर के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर, कम से कम 0.2 हेक्टेयर इरिगेटेड कल्टीवेबल लैंड होना चाहिए। भूमि, कृषि भूमि की जो कृषि भूमि जो उसके पास है 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए कम से कम, तब वो इस योजना में लाभ ले सकता है। क्या मैं इस बात को समझा पाया या नहीं? क्या प्रॉपर तरीके से बात समझ आ गई? ड्रिप इरिगेशन क्या है, क्यों जरूरत है, राजस्थान के कंटेक्स्ट में क्या है, क्या फायदे क्या नुकसान, कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं यूज होगा। क्या मैं आपसे बोलूं आधा पेज ड्रिप इरिगेशन पे अब लिख दो, बिना इसको देखे लिख लोगे या नहीं? अगर मैं आपसे कहूं आधा पेज लिख के दे दीजिए 10 लाइन ड्रिप इरिगेशन के ऊपर, आप लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? या तो किसी को इंग्लिश लिखने में दिक्कत है, तब तो भाई क्या फिर इंग्लिश भाषा तो नहीं सिखा सकते, और कंटेंट जितना आपके पास है। अब देखो कई लोगों को दिक्कत पता है क्या है, कंटेंट है उनसे मैं कहूं हिंदी में लिख दो, अभी 2 पेज लिख देगा हिंदी में। दिक्कत कहां आ रही है, इंग्लिश में कहूंगा लिखने को, अरे सर इंग्लिश में तो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। दिक्कत समझने की नहीं है टॉपिक, ना मेरे समझाने में कमी है, दिक्कत कहां पे है, भाषा लिखने में परेशानी है। यहां जो आपको मेन चैलेंज कुछ लोगों को आता है वो इंग्लिश लिखने में आता है, कंटेंट समझने में नहीं। अभी मैं बोलूं हिंदी में लिख दो, जितना मैंने सोशल एस्पेक्ट पढ़ाया है हिंदी में 4-4 पेज के आंसर लिख देंगे कुछ लोग, और पीडीएफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको इतना समझाया है मैंने। पर इंग्लिश लिखने में दिक्कत आ रही है तो रटना पड़ जाता है उनको। तो यहाँ पे बैरियर लैंग्वेज है, सोशल एस्पेक्ट बैरियर नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, 5वीं क्लास के बच्चे की तरह समझा रहा हूं, आंसर राइटिंग जरूर करना। जिनको भी इंग्लिश लिखने में दिक्कत है आंसर राइटिंग करना, नहीं तो होगा क्या, कंटेंट आ रहा है पर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं सर। और ये हर बार फेस करता हूं, पेपर के बाद हमेशा मैसेज आते हैं, सर आता था, एक तो मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और दूसरा हिंदी में दिमाग में आता था, अंग्रेजी में नहीं लिख पाया। ये है मुख्य समस्या। तो इसमें टीचर क्या करेगा, अगर इंग्लिश में आंसर लिखना है तो इंग्लिश में तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहले अपनी समस्या को समझो और उसका निदान करो बैठ के, भागने से काम नहीं चलेगा समस्या से। पहले एक्सेप्ट करो कि भाई परेशानी है क्या मेरे सामने, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो लिखने में, सफिशिएंट कंटेंट है, बड़े आराम से लिख लोगे। इंग्लिश ही लिखने में परेशानी है, भाषा तब दिक्कत है, कंटेंट आ रहा है पर लिख ही नहीं पा रहा हूं मैं, तो रटने के चक्कर में पड़ते हैं फिर। और एक योजना का और जिक्र कर दिया, योजनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लो ड्रिप इरिगेशन में योजना नहीं भी लिख पाए कि सर कम नंबर में आया था ये, तो वाटर कंजर्वेशन में राजस्थान का जब जिक्र करोगे कहीं पर तब कुछ योजनाओं का जिक्र कर देना, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन वाटर कंजर्वेशन का एक एग्जाम्पल है। तो योजनाएं जानोगे तभी थोड़ा बहुत लिख पाओगे। एक और योजना लिख देते हैं स्टेट की, नए फल बगीचों की स्थापना, ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आता है प्रोग्राम। क्या है ये, फार्मर की इनकम कैसे बढ़ेगी, फार्मर की इनकम बढ़ाने की दिशा में एक काम, बाय फैसिलिटेटिंग द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप that have a potential higher market demand and profitability compared to traditional crop। ट्रेडिशनल क्रॉप की तुलना में जिन क्रॉप की डिमांड ज्यादा है, हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप है, वो जल्दी लग भी जाएंगे, और कैसे फार्मर की इनकम बढ़े इस तरह की खेती वो करे और जल्दी मुनाफा कमाए। अब एवोकेडो जैसी चीज की खेती करने लगो, बड़े महंगे दाम पे बिक जाता है ना, कई सारे फ्रूट्स ऐसे, ड्रैगन फ्रूट आजकल लोग खेती कर रहे हैं, महंगा बिक रहा है। तो कन्वेंशनल जो क्रॉप्स हैं, ट्रेडिशनल जो क्रॉप्स हैं, उनकी तुलना में हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप का कल्टीवेशन किया जाए। नए फल बगीचे नाम में लिखा हुआ है, नए प्रकार के फल बगीचों की स्थापना, ऐसे फल बगीचों की स्थापना जो हाई वैल्यू क्रॉप हो, हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप हो। तो फार्मर की आमदनी क्या होगी, बढ़ेगी, कि ट्रेडिशनल क्रॉप की बजाय हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप, कई बार खेती करता है किसान, खेती कर रहा है, खेती में कुछ मिल ही नहीं रहा, उससे अच्छा तो वो हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप लगा लेता, ज्यादा मुनाफा कमा लेता। और ड्रिप इरिगेशन जैसे तरीके ऐसे हैं कि जो फल राजस्थान में नहीं होते थे, कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी आ गई हैं, उनकी मदद से राजस्थान में उगा ले रहे हैं। आप उदाहरण सुनोगे ऐसे ऐसे, अभी और जैसे कोई एरिया
कि जिस एरिया में स्ट्रॉबेरी होती नहीं थी वहां स्ट्रॉबेरी उग रही है, एवोकेडो उगा दे रहे हैं लोग, केसर उगा दे रहे हैं टेक्नोलॉजी की मदद से और इरिगेशन के नए नए तरीकों को यूज करके। तो जो गेहूं, चावल, सरसों यही उगा के नुकसान हो रहा था, नहीं फायदा उतना हो रहा था, हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप के द्वारा ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नए फल बगीचों की स्थापना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम, फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सकता है हाई वैल्यू फ्रूट क्रॉप का कल्टीवेशन करके, जिनकी हाई मार्केट डिमांड है। और इसमें क्या होगा, इस योजना में फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडी छोटे किसानों को दिया जाएगा, जिससे वो स्टैब्लिशमेंट कर पाए, ऐसा सेटअप बना पाए जिसमें वो ऑर्चार्ड प्लांट्स लगा पाए और रिसोर्सेज वगैरह वो खरीद पाए, जिससे वो कल्टीवेशन कर सके, मुनाफा कमा सके। तो फाइनेंशियल सपोर्ट और सब्सिडी किसानों को दी जाएगी, जिससे वो इस प्रकार का सेटअप लगा सकें और ऐसे फलों ऐसे फलों की खेती कर पाए। क्या इसका देखो क्या क्या बेनिफिट है, इसमें क्या बेनिफिट है। हाई वैल्यू और कॉमन इंटरवल क्रॉप के लिए मैक्सिमम ग्रांट जो मिलेगी 50% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, जो आप लगा रहे हैं सेटअप 50% आपको मैक्सिमम ग्रांट मिलेगा और अपर वैल्यू 30,000 पर हेक्टेयर। इस योजना के तहत हाई वैल्यू एंड कॉमन इंटरवल क्रॉप के लिए मैक्सिमम ग्रांट अमाउंट जो लगा रहे हो, जो भी यूनिट कॉस्ट आ रही है 50% आपको ग्रांट मिल जाएगी, पर हेक्टेयर के हिसाब से मैक्सिमम 30,000, तो आप हेक्टेयर के हिसाब से निकाल लो चाहे। फॉर इंटेंसिव हॉर्टिकल्चर ऑर्चार्ड मैक्सिमम ग्रांट जो है 40% ऑफ द यूनिट कॉस्ट आपको मिलेगा और 40,000 पर हेक्टेयर मिलेगा। फार्मर को ग्रांट मिनिमम ऑफ 0.4 हेक्टेयर एंड मैक्सिमम ऑफ 4 हेक्टेयर एरिया, तो कम से कम 0.4 हेक्टेयर जमीन के लिए ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर जमीन, इसके बीच में आपको ग्रांट मिलेगी। भाई अगर आपके पास 0.4 हेक्टेयर या उससे ऊपर जमीन है, 4 हेक्टेयर से अंदर के लिए आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। स्मॉल या मार्जिनल फार्मर इसमें कवर हो जाएंगे, इतनी जमीन में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर आ जाएंगे। तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो हैं वो एलिजिबल हैं, एडिशनल 25% ग्रांट उनको मिल सकती है, और एडिशनल 25% ग्रांट छोटे मझौले किसानों के लिए और है। एप्लीकेंट फार्मर ही होना चाहिए और राजस्थान का नेटिव होना चाहिए। फार्मर के पास जमीन 0.4 से 4 हेक्टेयर मैंने बता ही दिया, ये लाइन रिपीट हो गई है, ये वाली जो लाइन है ये रिपीट हो गई है, नीचे लिख दिया है। फार्मर के पास 0.4 से 4 हेक्टेयर के बीच जमीन होनी चाहिए, वो एलिजिबल है। ये सेम लाइन यहां भी है, यहां भी है, ये वाला है। फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब फार्म और ट्राइबल एरिया, मिनिमम एरिया लिमिट उनके लिए कम रखा है 0.2 हेक्टेयर। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब फार्मर है, ट्राइबल एरिया का अगर बिलोंग करता है, तो अगर 0.2 हेक्टेयर जमीन है तो भी वो इसमें कवर हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए कम से कम 0.4 होना चाहिए। पर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब फार्मर ट्राइबल एरिया को बिलोंग करता है तो 0.2 हेक्टेयर वाला भी एलिजिबल है इस योजना का लाभ उठाने के लिए। बाकी सबके लिए 0.4 हेक्टेयर लिमिट है, ठीक है। और एक योजना केंद्र सरकार की, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कम से कम पानी में अच्छी से अच्छी खेती। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप राजस्थान में भी लागू है, केंद्र सरकार ने योजना को शुरू किया था। देखो, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, केंद्र सरकार का जो कृषि डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई थी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पूरे देश में राजस्थान को भी इस योजना का लाभ काफी रहा और इसकी शुरुआत 2015-16 में शुरू हुआ था, 21-22 तक चला। अभी इसका नाम, इस स्कीम को इसके अंदर ले आए हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ले आए। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो प्रोग्राम था ये, अब ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आ गया है हाल फिलहाल में। फिर सुनो, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, केंद्र सरकार का जो डिपार्टमेंट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप नाम की योजना पूरे देश में शुरू हुई, 2015-16 से लेकर 21-22 तक चली और ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो थी उसका हिस्सा था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम चला। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको अंडरलाइन कर देना, इसको हाईलाइट कर देना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ही ये प्रोग्राम पर ड्रॉप मोर क्रॉप चला और ये समय देखो 15 से लेके 22 तक। 2022-23 में
ये स्कीम इसका हिस्सा हो गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत आ गई। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का उद्देश्य था पानी का एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाए जाएं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाए जाएं। तो केंद्र सरकार की योजना है, तो राजस्थान के लिए भी है। इस योजना का लाभ राजस्थान को भी काफी हद तक मिला। तो राजस्थान की अपनी योजनाएं भी हैं, केंद्र सरकार की योजना का भी लाभ मिल रहा है, तो फायदेमंद हो गया वहां के लिए। और पानी की जरूरत भी बहुत है वहां, राजस्थान में पानी की कमी तो है, वाटर स्कार्सिटी, तो उसको बेटर किया जाए। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो थी, उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट छोटे और मझोले किसान को 55% और बाकी किसानों को 45% का सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉलेशन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए, फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ अगर लेना है तो छोटे और मझोले किसान 55% सब्सिडी उनको मिल जाएगी या ग्रांट मिल जाएगी, और 45% मिलेगा बाकी किसानों को। और कुछ स्टेट इसके अलावा अपने तरफ से भी और ऐड कर देते हैं। केंद्र सरकार इतना पे करेगी, केंद्र सरकार की तरफ से इतना आएगा, राज्य सरकार अपने एंड से और भी जोड़ के दे सकती है चाहे तो, फार्मर को इंकरेज करने के लिए। तो जब केंद्र इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टेट भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देगा, किसानों को इंकरेजमेंट मिलेगा, मोटिवेशन आएगा, वो ये सिस्टम लगा लेंगे, पानी की बचत हो जाएगी। समझ पाए? तो वाटर कंजर्वेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें राजस्थान के संदर्भ में जब बात लिखोगे तो इन योजनाओं का जिक्र करके अंडरलाइन कर देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल ड्रिप इरिगेशन में आएगा तब ऐसा लिखना, अगर वाटर कंजर्वेशन की बात आएगी, वाटर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कंजर्वेशन के बारे में, तो वहां पर आप ये स्कीम, राजस्थान की पानी वाली स्कीम मेंशन कर देना। ठीक, तो राजस्थान की जो जो योजनाएं जिस बारे में पढ़ाई हैं, कुछ कुछ योजनाओं को जिक्र करते चलोगे, हाईलाइट कर दोगे, नंबर बढ़ जाएंगे। अब आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब इसमें तो खैर पढ़ना भी क्या है, ऑब्जेक्टिव होता तो आप कहते सर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इस पे 2 ही 3 डेफिनेशन है, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। पर अब ये डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा, तो डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए प्रेजेंटेशन कैसा बने, प्रेजेंटेशन कैसा रखें कि सर औरों से ज्यादा नंबर आए। नहीं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सब लिखेंगे कि जो बारिश का पानी सड़क पे बह रहा है, छत पे बह रहा है, उसको कलेक्ट कर लो, पाइप के द्वारा स्टोर कर लो, साफ सफाई में काम आ जाएगा, पीने योग्य आ जाएगा, यही सब लिखेंगे। आपका आंसर अलग कैसे होगा, थोड़ा यूनिक कैसे बनेगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, एक ये डायग्राम हमें दिखा दिया कि मान लो बारिश हो रही है, तो बारिश का पानी सड़कों पर फैल जा रहा है, आसपास गड्ढों में भर जा रहा है, छत के ऊपर फैल गया, जाकर वेस्ट हो रहा है। तो कैसे हम इस पानी को, रोडों पर बह रहा है चाहे छत पे बह के जा रहा है, कैसे हम इसको कलेक्ट कर लें, स्टोर कर लें और अलग अलग कामों में यूज कर लें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब तो यही है। तो पानी जो यहां से आया, आपने ये पाइप वगैरह लगा दिए, ये पाइपिंग कनेक्शन करना पड़ता है इसमें। तो पाइप के द्वारा एक फिल्टर लगा होगा, यहां से फिल्टर होके फिर मेन टैंक में आएगा, मेन टैंक में आएगा, और फिर यहां से ये और सेटअप ग्राउंड वाटर को भेज सकते हो आप, वेल वगैरह में आसपास पे कुआं है, वेल है, वहां से ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हो, या पंप लगा के, मोटर लगा के कहीं पौधों में पानी डालने के लिए, टॉयलेट में फ्लशिंग के लिए, कार धुलाई के लिए, कपड़ों की धुलाई के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो। तो आपने जो बारिश का पानी आया, आपने पाइप का कनेक्शन कर दिया, वो पानी पाइप के द्वारा जाके एक फिल्टर में गया और फिल्टर से जाके टैंक में गया। पानी पाइप के द्वारा आया, फिल्टर हुआ, गंदगी अलग हो गई इसमें जो आई होगी, और जाके ये टैंक में स्टोर हो गया। टैंक में स्टोर हो गया। अब आप इसके आगे चाहो तो आप आगे कोई पॉट सा बना के, कोई गड्ढा सा बना के, कुआं सा बना के आप उसमें ग्राउंड वाटर में भी नीचे भेज सकते हैं, जो गवर्नमेंट प्लांट लगाती है जमीन ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए। या आप चाहो जमीन में नहीं भेजना, आपके पास टैंक में पानी पड़ा हुआ है, मोटर लगा के, जैसे पानी की टंकी में पानी है, मोटर के द्वारा आप अलग अलग काम कर लेते हैं, उसी तरह टैंक में पानी है, मोटर लगा के जहां यूज करना है यूज कर लो। कंसेप्ट तो ये है। तो इस तरह का कुछ ड्रॉ कर दो, ये ब्लॉक्स बना के दिखा दो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में।
और ये भी ज्यादा नंबर का नहीं रहेगा। अगर 4 तरह की मार्किंग है, 1.5 नंबर 2.5 नंबर ऐसे करके, तो 2.5 नंबर के आसपास मान सकते हो। ड्रिप इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनका वेटेज लगभग एक जैसा रह सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये एक वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसमें हम पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, रेन वाटर को हम कलेक्ट कर लेते हैं, जो रन ऑफ मतलब जो वैसे ही बहकर जा रहा था, चाहे कोई नेचुरल या आर्टिफिशियल कैचमेंट एरिया, चाहे मतलब चाहे रोडों पर बह रहा हो, चाहे ग्राउंड में पानी बह रहा हो, या आर्टिफिशियली आपने कोई घर के छत वत से कलेक्ट कर रहे हो, कंपाउंड, रॉक सरफेस, हिली एरिया, कहीं से भी ये कलेक्ट कर रहे हो आप। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें पानी को कलेक्ट करना, बारिश के पानी को कलेक्ट करना, प्राकृतिक जगहों से पानी बहकर आ रहा हो या आर्टिफिशियल बिल्डिंग जो बनी है वहां से आ रहा हो, अल्टीमेटली हमें कलेक्ट करना है। तो चाहे ये छत के ऊपर से आ रहा हो, चाहे कोई कंपाउंड से आ रहा है, चाहे पत्थरों से, चाहे हिली एरिया या और कोई लैंड एरिया, जहां से भी पानी आ रहा है हम उसको कलेक्ट करें। हाँ, अलग अलग मेथड हमें अपनाने पड़ जाएंगे। हर जगह आप इस तरह से कनेक्शन करके कर पाओगे शायद नहीं, कई अलग अलग तरीके हैं इसके पानी को कलेक्ट करने के लिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तो मतलब है बारिश के पानी को कलेक्ट करना, स्टोर करना। कहीं आपको पाइप का कनेक्शन करना पड़ रहा है, कहीं कोई और तरीके हैं। तो अलग अलग तरीके के मेथड हैं बारिश के पानी को अलग अलग जगहों पर कैसे कलेक्ट और स्टोर किया जाएगा। ठीक, इट इज प्रैक्टिस्ड टू रिड्यूस वाटर स्कार्सिटी। तो पानी की कहीं कमी है, हम उसको इससे कुछ कवर कर पाएंगे। वाटर रन ऑफ, पानी जो ऐसे ही बह रहा है, वाटर रन ऑफ का मतलब ऐसे पानी जो बह रहा है, हम उसको मैनेज कर पाएंगे। और सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सेज इस्तेमाल के लिए तैयार कर पाएंगे। ठीक, तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल बढ़िया बना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसमें हम पानी को कलेक्ट और स्टोर करते हैं, बारिश के पानी को। ये हम नेचुरल एरिया से भी कलेक्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल जो रेजिडेंशियल एरिया है, फैक्ट्री इंडस्ट्री, वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह मेथड अलग अलग यूज करना पड़ेगा। तो इसके द्वारा हम पानी की कमी जिन जगहों पे है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं। वाटर रन ऑफ, वाटर जो वैसे ही बहकर वेस्ट हो रहा है उसको मैनेज कर सकते हैं और सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्टेनेबल रिसोर्स यूज के लिए सस्टेनेबल एक रिसोर्स तैयार कर सकते हैं। इट टिपिकली इन्वॉल्व कैप्चरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफटॉप और सरफेस रन ऑफ, चैनलिंग इट इनटू टैंक। तो जैसे छत वाला एग्जांपल हमने दिया ऊपर, आपने छत से पानी कलेक्ट कर लिया, उसको वहां से चैनलाइज करके, मतलब पाइप के द्वारा लाकर, चैनलाइज करने का मतलब है छत के पानी को चैनलाइज करके, मतलब छत के पानी को इकट्ठा करके आपने इस तरह छत का स्लोप बनाया, पाइप का कनेक्शन ऐसा किया कि छत पे पानी रुके नहीं और सारा पानी पाइप के द्वारा आकर एक जगह टैंक में इकट्ठा हो जाए, मतलब चैनलाइज कर दिया, उसको एक दिशा दे दी। तो छत पे जो पानी है आपने इसको इकट्ठा किया, चैनलाइज करके टैंक में भेजा, सिस्टर्न, रिचार्ज पिट्स, इसको पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कहीं पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। दिस सिस्टम रेड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई। अगर आपके पास रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम लगा हुआ है, ठीक ठाक बारिश अगर आपके एरिया में होती है, आप बारिश के सीजन में इतना पानी इकट्ठा कर सकते हैं कि महीने 2 महीने भी आपका काम चल जाए, इतना पानी भी आप स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है? और ये सोचो, जो पानी आप कलेक्ट कर ले रहे हो, यूज कर ले रहे हो, अगर आप उसको इकट्ठा नहीं कर रहे थे, सड़क पर वैसे ही बह रहा था, कहीं कहीं तो बाढ़ के समय इतना पानी वेस्ट हो जाता है, अगर उतना पानी इकट्ठा कर सकते तो कितना आराम हो जाता। भाई कई सीजन मई जून के महीने में रो रहे हैं, पानी नहीं है, और बारिश के समय में इतना पानी हो जाता है कि बाढ़ आ जाती है। तो अगर पानी कलेक्ट करने का तरीका हमारे पास होता, हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हर बिल्डिंग में लगा होता, तो उतना पानी वहां पे स्टोर कर लेते लोग, बाढ़ से भी बच जाते और वो पानी इस्तेमाल में भी आ जाता। सही सॉल्यूशन तो यही होता कि एक समय आप मई जून में रो रहे, पानी नहीं मिल रहा, और जून जुलाई में इतना, जुलाई अगस्त में इतना परेशान है, पानी पानी, बाइक वाइक बह जा रही सड़कों पे, इतनी बारिश हो रही है। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सब जगह लगे होते, उतना पानी हम स्टोर कर सकते थे कि 2-3 महीने खर्चा आगे चल जाता उससे। ठीक, पानी के बिल से ही बच जाते जितना बिल आता है।
तो ये सिस्टम ट्रेडिशनल जो सप्लाई सोर्स है, एक तो ट्रेडिशनल तरीके जो है पानी सप्लाई, उन पर डिपेंडेंसी कम हो जाती, म्यूनिसिपैलिटी वाले जो पानी सप्लाई करते हैं उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाती, कई बार गंदा संदा पानी सप्लाई का आता है उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाती, सही पानी आपके पास अवेलेबल रहता, बाढ़ वगैरह का प्रभाव भी कम हो जाता। अगर कोई शहर जहां हर जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है, बाढ़ के प्रभाव को कम कर लेगा, वो पानी यूजेबल हो जाएगा जो बाढ़ में वेस्ट हो रहा है। बाढ़ आने से बीमारियां कितनी फैल जाती हैं, वाटर लॉगिंग की वजह से बीमारियां फैलती हैं, तो फ्लड को भी आप प्रभाव को कम कर सकते थे, और सॉइल इरोजन भी कम होता। बाढ़ के समय जो पानी इकट्ठा हो रहा है, कितनी मिट्टी भी कट जाती है, उससे सॉइल इरोजन भी होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा आप बाढ़ के प्रभाव को भी कम कर सकते थे, सॉइल इरोजन को भी घटा सकते थे। विनय, मैंने अभी बताया 35 लेक्चर के लगभग ये सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाएगा। आज 29 लेक्चर चल रहा है, 5 से 6 लेक्चर और लगेंगे। 90% के लगभग सिलेबस आपको ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 5 चैप्टर सिलेबस में दिए हैं, 4.5 हम कर चुके हैं। ठीक, 100 नंबर का टॉपिक है, इतना सारा सिलेबस है, 35 लेक्चर का मतलब है अगर हर लेक्चर 1.5 से 2 घंटे का है तो मैंने कितने आवर्स आपके लिए इसमें, अगर आप आवर्स भी निकालो तो मैंने कितने आवर्स आपसे ले लिए, 35 घंटे, 35 लेक्चर अगर लगते हैं और 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर है तो लगभग 60 घंटे आप मान के चलो, कोई 1.25 घंटे का होगा, कोई 1.5, कोई 2, तो तकरीबन 60 आवर्स। तो 60 आवर्स सोशल एस्पेक्ट के लिए वर्थ है या आपको लग रहा है ज्यादा है? आप खुद अपने आप से पूछिए सवाल। 60 आवर्स सोशल एस्पेक्ट के लिए डिसेंट टाइम लगा है या आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम दे दिया सर ने इसमें? इससे कम में ये इस टॉपिक को जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि 2018 में जितना आया था उससे भी ज्यादा सिलेबस बढ़ा दिया है, और कई टॉपिक इतने लंबे लंबे टॉपिक हैं वो आपको लग रहा है एक लाइन में सिलेबस में लिखा हुआ है, और 4-4, 5-5 पेज के टॉपिक हैं। तो 60 आवर्स के आसपास मैं इस सब्जेक्ट को पूरा कर रहा हूं, और जो कि डिसेंट टाइम मेरे हिसाब से, उससे कम में जस्टिफाई नहीं होता। खाली हिस्ट्री पढ़नी हो वो 50-60 घंटे ले जाती है और 100 नंबर की नहीं आती। केवल पॉलिटी पढ़ाओ, पॉलिटी अकेला 35-40 घंटे ले जाता है और 100 नंबर का तो नहीं आता। ये 60 घंटे में 100 नंबर का टॉपिक है, और 100 में से ठीक लिख लोगे 80+ रहोगे। तुम जब बच्चों के मार्क्स आएंगे आरोहण वालों को देखना, इसमें 80+ कई रहेंगे। कुछ लोगों को लगा रहे सर ने ज्यादा तो नहीं बता दिया, 2018 वालों में जो मैंने पढ़ाया था उनके नंबर पूछना कितने कितने थे। जयपुर में ऑफलाइन बैच जो मैंने पढ़ाए थे 2 बैच, 2018 वालों में कितने कितने नंबर लाए थे उनसे पूछना, पुराने वालों से, संपर्क में होंगे लोग। 80+ कई रहेंगे, 100 में से 80+ कई रहेंगे, उसकी चिंता नहीं है मुझे। अब बस ये मत कहना सर अंग्रेजी कैसे लिखूं, अंग्रेजी लिखना नहीं आ रहा, भाषा से दिक्कत है, कंटेंट वाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला पॉइंट, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव, छोटे क्वेश्चन में बुलेट वाइज 2-4 पॉइंट लिख दोगे, नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। छोटे क्वेश्चन में बुलेट वाइज लिख दोगे तो लिखना कम पड़ता है और पूरे पूरे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव, मिनिमाइज द सरफेस वाटर रन ऑफ, सरफेस मतलब जब धरती की सतह पर जो वैसे ही पानी फैल रहा है, वेस्ट हो रहा है, सरफेस वाटर रन ऑफ। बाढ़ में क्या हो रहा है, जमीन के ऊपर पानी वैसे ही फैला हुआ है, सरफेस वाटर रन ऑफ, और सॉइल इरोजन जो उसके कारण होता है ये कम होता है। पानी की अवेलेबिलिटी हमारे पास बढ़ जाती है डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। एक्विफर, वाटर बॉडी वगैरह जो हैं, वाटर टैंक वगैरह जो हैं, हम एक्विफर के लेवल, पानी के लेवल को इंप्रूव कर लेते हैं। पानी स्टोर करने के लिए जो एक्विफर हैं, पानी के लेवल को हम इंप्रूव कर लेते हैं, पानी उसमें अच्छे स्टोर कर लेते हैं। स्टॉर्म वाटर या रेन वाटर को हम मैनेज कर लेते हैं, फ्लडिंग वगैरह को कंट्रोल कर पाते हैं, सॉइल इरोजन को रोक पाते हैं, ड्रेनेज प्रॉब्लम को कंट्रोल कर पाते हैं। ये सब फायदे हैं इसके। तो जो हमने समझा बुलेट वाइज शॉर्ट में 3-4 पॉइंट लिख दोगे तो बुलेट पॉइंट देख के समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे हो। कम मार्क्स का क्वेश्चन है, उतने से ही समझ आ जाएगा। इरिगेशन में फायदा मिल जाएगा, सूखाग्रस्त इलाकों में ये पानी खेती में भी यूज हो जाएगा। ट्रेडिशनल वाटर सोर्स जो हैं उन पे प्रेशर कम हो जाएगा। इको फ्रेंडली वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन है ये, इको फ्रेंडली भी है। महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता है, दूर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। गर्मी वगैरह के सीजन में हर बार वीडियो आते हैं, फोटो आती हैं कि पानी का लेवल इतना नीचे चला गया, और उनको बड़ी कठिनाई होती है। राजस्थान वगैरह में हर बार ये होता है। तो कम से कम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा
महिलाओं की भी स्थिति में सुधार हो सकता है, उनका जो बर्डन है ये वाटर कैरी करने वाला, ये कुछ कम हो जाएगा। अब ये बड़ा यूनिक सा पॉइंट है, अलग सा पॉइंट है, जरूर लिख देना, ये जरूर लिख देना। जैसे राजस्थान के एरियाज में भी ये बड़ी समस्या होती है, दूर से पानी लाना पड़ता है। ये बाकी सब पॉइंट तो जनरल पॉइंट है, ये पॉइंट एक अलग से लिख देना, जो ऑब्जर्वेशन वाली समस्या सामने देख के पता लग रही है। जब लोग बड़ा सोच समझ के टेक्नोलॉजी के हिसाब से लिखते हैं तो याद नहीं रहता है ये, पर ये एक बड़ा यूनिक सा एक पॉइंट है, ये मेंशन कर देना। क्लियर है? वीडियो क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है ये? एक मिनट रुक जाइए, कैमरा कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी वीडियो क्लियर है क्या? अभी वीडियो क्लियर है या फ्लक्चुएट हो रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या अभी? ओके, एक बार कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? स्क्रीन कुछ फ्लक्चुएट कर रही थी, क्लियर है क्या? कंटिन्यू करें? क्या अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब नहीं हो रहा ना, तो ठीक आ रही है स्क्रीन। वो सर्वर वगैरह इशू से कभी कभी हो जाता है, लाइव चलती है क्लास तो कभी कभी सर्वर इशू से होता है। अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई नॉइज इको तो नहीं? शुरू करें? बिल्कुल आराम से कहानी की तरह सुनते रहा करो, यही सब याद हो जाएगा, एग्जाम में लिख लोगे, दिक्कत नहीं आएगी। अगला पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कुछ टाइप हैं। अलग अलग जगह से पानी कलेक्ट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग तरीके हैं। कुछ हमने टाइप्स लिख दिए, टाइप्स लिख के उनको अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर टॉपिक आ जाए वाटर कंजर्वेशन मेथड, उसमें भी एक टॉपिक ड्रिप इरिगेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग आएगा ज्यादा नंबर में, तब भी लिख सकते हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टाइप, एक तो छत वाली हो गई, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक हो गया जमीन पे जो पानी बह रहा है रोड पर, उस पानी को कलेक्ट करने का सिस्टम, उसे हम कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही कर रहे हो पर सरफेस रन ऑफ को कलेक्ट कर रहे हो। चेक डैम्स के द्वारा भी हम रेन वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। रिचार्ज पिट्स, गड्ढे जो बने होते हैं, उन गड्ढों के द्वारा भी हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। परकोलेशन टैंक्स के द्वारा, सिविल में पढ़ते हैं इस तरह की चीजें, वाटर कंजर्वेशन सिविल में पढ़ते होंगे। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कई टाइप होते हैं, छत का पानी कलेक्ट करना, रोड पर जो पानी बह रहा है उसको कलेक्ट करना, चेक डैम्स के द्वारा स्टोर करना, रिचार्ज पिट्स के द्वारा, परकुलेशन टैंक्स के द्वारा। ये कुछ टाइप्स हैं जो आप रेन वाटर को कलेक्ट और स्टोर कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ टाइप्स हो गए। क्लियर है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, अब मैंने क्या किया, इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर से जो टेक्निक्स कई सारी आप देख रहे हैं, उनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अर्बन एरिया में क्या तरीके ज्यादा काम करेंगे और रूरल एरिया में क्या तरीके ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि सिलेबस में इसने रूरल एरिया पे एम्फेसिस दिया है। मान लो ये पूछ ले कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रूरल एरिया में किस तरह से काम करेगा, या रूरल एरिया में किस तरह के मेथड यूज होने चाहिए, अगर ऐसा लिख दे तो तरीके तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, सरकार खर्चा करने को तैयार हो, जो मर्जी तरीका यूज करो। पर मैंने यहां पे भी इसको स्पेसिफाई कर दिया, अर्बन एरिया के लिए रूरल एरिया के लिए टेक्निक हमने अलग अलग भी मेंशन कर दी है।
इन जनरल बता दिए और दोनों को अलग अलग बता दिया। रिचार्ज पिट्स, रिचार्ज ट्रेंचेस, ट्यूबवेल रिचार्ज सिस्टम, अर्बन एरिया में आप ये सब भी लगा सकते हैं। रूरल एरिया के लिए भी गली प्लग्स, कंटोर बंड्स, डगवेल रिचार्ज, पर्कुलेशन टैंक, चेक डैम, ये 2-4 उदाहरण नोट कर सकते हो। तो रूरल एरिया के लिए भी अगर आए आप इसमें से कोई उदाहरण लिख सकते हैं। ये तरीके के नाम लिख दो, बस नाम बहुत है, इस तरह के मेथड हम यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में ये मेथड हमारे काम आ जाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट की क्या कुछ योजनाएं हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह को प्रमोट करने के लिए। कुछ योजनाएं हमने यहाँ मेंशन कर दी, जैसे जल हौज स्कीम। हौज होता है जो वाटर स्टोर करने के लिए टैंक सा बनाते हैं, उसको हौज कहते हैं। तो जल हौज योजना है, दिग्गी सब्सिडी स्कीम है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं, जैसे जल जीवन मिशन। केंद्र सरकार की योजनाएं भी हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन। पीयूष, जितनी पीडीएफ आपकी बनती जा रही है, जितना कराया है काफी है। राजस्थान की स्कीम योजनाएं अगर लिखते रहो काफी है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना कंटेंट है उतना ही कर लो, काफी होगा। टोटल पीडीएफ आप ये समझो, जब तक सब्जेक्ट खत्म होगा 270 पेज के आसपास पीडीएफ लगभग है आपकी। पर उसका फॉन्ट साइज भी बड़ा है, जो मैं पीडीएफ लिखता भी हूँ फॉन्ट साइज बड़ा रहता है। फॉन्ट साइज कम कर देंगे तो लगभग 210 पेज के आसपास सारा आपका जो पीडीएफ कंप्लीट कंबाइंड जो बन रही है, इमेज सब है उसमें, इमेज सब मिला के, फोटो मिला के, वो लगभग 270 पेज के आसपास की जा रही फाइनल। और अगर फोटो हटा दें, फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर दें, जिसमें बुक बनती है 10 फॉन्ट साइज में बुक बनती है जो, तब ये आपका 200 पेज के आसपास होगी। तो 270 पेज के आसपास डाटा पहले ही इतना है, अब इसमें और क्या ऐड करवाना चाहते हो? जरूरत नहीं है, बहुत है कंटेंट, और मत उसमें कुछ सोचो। सरकार की योजनाएं अगर लिख दोगे बहुत है, काफी है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के भी कई प्रोग्राम है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन के भी कुछ योजनाएं, जैसे जल हौज योजना, दिग्गी सब्सिडी योजना, केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन राजस्थान के लिए भी यूजफुल है। तो क्या योजनाएं हैं? वही किसानों को सब्सिडी वगैरह देना, हार्वेस्टिंग सिस्टम वगैरह लगाएं। जल हौज योजना राजस्थान सरकार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ही अंडर आती है। इस योजना में फार्मर को सब्सिडी दी जाएगी, जितनी लागत आएगी उसका 60%, और मैक्सिमम कितने रुपए तक? 90,000 रुपए तक। जो लागत आएगी उसका 60% और 90,000 के अंदर अंदर होना चाहिए वैल्यू। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इन्हीं को जल हौज बोला जाता है। अपनी भूमि पर वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाएं, बारिश का पानी वगैरह उसमें इकट्ठा हो सकेगा। 90,000 रुपए तक का जो सब्सिडी का पार्ट है वो सरकार पे करेगी। और ये कलेक्टेड वाटर क्रॉप के इरिगेशन में काम आएगा, पाइपलाइन के द्वारा ये इरिगेशन में काम आ जाएगा। कौन इसका लाभ ले सकता है? राजस्थान का ही नेटिव फार्मर होना चाहिए, और उसके पास कम से कम आधी एकड़ भूमि होनी चाहिए, कृषि भूमि, कम से कम हाफ एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए। वाटर टैंक का साइज जो है वो 100 क्यूबिक मीटर के नीचे नहीं होगा, 1 लाख लीटर कैपेसिटी होगी। 100 क्यूबिक मीटर शुड भी इतना होना चाहिए, जिसकी क्षमता या तो 1 लाख लीटर कैपेसिटी हो, इतनी क्षमता होनी चाहिए। डिग्गी सब्सिडी स्कीम क्या है? ये 3,40,000 रुपए वाटर टैंक बनाने के लिए, फील्ड वाटर टैंक बनाने के लिए, जिनको डिग्गी कह रहे हैं, और मार्जिनल और स्मॉल फार्मर को 85% तक सब्सिडी मिल जाएगी, बाकी लोगों को 75% सब्सिडी मिलेगी। और गोल क्या है? वाटर मैनेजमेंट और मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक को ग्रो करने के लिए सूखाग्रस्त इलाकों में। राजस्थान सरकार की योजना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कई विभाग हैं, जैसे राजस्थान पुलिस हाउसिंग विभाग है, वो जो कैंपस तैयार कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम साथ साथ लगाता जा रहा है। राजस्थान पुलिस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन जो है, जो हाउसेस वगैरह तैयार करता है पुलिस विभाग के लिए, स्ट्रक्चर बनाता है, थाने बनाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वो सारे साइट में लगाते जा रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम राजस्थान सरकार चला रही है। स्वाजल योजना भी है वाटर कंजर्वेशन में, एक योजना स्वाजल योजना, कम्युनिटी ओन्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। कम्युनिटी के लोग मिलकर इसको चलाएंगे। कम्युनिटी ओन्ड मतलब कम्युनिटी खुद ही मालिक है, जन भागीदारी से चलेगा।
जन भागीदारी से ये प्रोग्राम चलेगा। गवर्नमेंट 90% फंड इसको करेगी और कम्युनिटी के लोग मिलकर आपस में 10% अपनी भागीदारी से जमा करेंगे। 90% आएगा गवर्नमेंट के द्वारा और 10% अपनी भागीदारी से करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कम्युनिटी के लोग ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ये कम्युनिटी के लोगों को चलाना है, खासकर रूरल एरिया के लिए है, जैसे कि राजस्थान में भी चल रहा है। द स्कीम विच एम टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर घर को पहुंच पाए रूरल एरिया में, जन भागीदारी के द्वारा ऐसा होगा। केंद्र सरकार की भी सहायता इसमें है, राजस्थान में भी चल रहा है, केंद्र सरकार का प्रोग्राम है तो राजस्थान में भी फायदा मिल रहा है। 90% फंडिंग केंद्र देगा और 10% जो है जन भागीदारी कम्युनिटी के लोगों को कंट्रीब्यूट करना है। और इसी प्रकार हर घर को पीने का साफ पानी मिले, केंद्र सरकार की योजना क्या है, जल जीवन मिशन। जो मेन प्रोग्राम है उसका नाम है जल जीवन मिशन। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था कि 2024 तक हर ग्रामीण घर को, हर रूरल घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी सप्लाई मिले। अब इस प्रोग्राम का टाइम बढ़ाकर 2028 कर दिया गया है। केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन, स्वजल योजना भी है, जल जीवन मिशन भी है। तो 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया 15 अगस्त के दिन। और जल जीवन मिशन नल के द्वारा हर ग्रामीण घर को, ध्यान रखो ग्रामीण घर को, नल का पानी हर ग्रामीण घर को 2024 तक पहुंचना है 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। 2024 में पूरा तो हो नहीं पाया, 2028 तक बढ़ा दिया टाइमलाइन को। केंद्र सरकार की योजना है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय का प्रोग्राम है। राजस्थान को भी इस योजना का काफी लाभ मिला। क्या भाई मैं ये समझा पाया, नहीं समझा पाया, क्लियर है बात या नहीं? क्या पूरी तरह से ये बात क्लियर है? इतनी योजना, इतने प्रोग्राम आपके पास हैं, आराम से आप आंसर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं तीसरा टॉपिक, हमारा आज का तीसरा अंतिम टॉपिक सैंड ड्यून के बारे में, उस पर चर्चा कर लें जरा। टॉपिक दिया है सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। जैसलमेर वगैरह में दिसंबर वगैरह में खूब टूरिस्ट इकट्ठा होते हैं, मेला वेला लगता है, कैंप वैम्प लगते हैं। वो बेसिकली टूरिस्ट क्या, वो ड्यून्स घूमने आ रहे हैं ना, रेत के टीले बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। वहां पे एक छोटा सा वाटर बॉडी बना दिया, खजूर के 2-4 पेड़ लगा दिए, कैंप वैम्प लगा दिए, अंगीठी वंगीठी लगा दी, ऊंट घूम रहे हैं, तो बड़ा अच्छा सा लग जाता है, बढ़िया एरिया। वो जो पानी का वो वाटर बॉडी बन जाती है उसे ओएसिस कहते हैं, ओएसिस बोलते हैं उसको। तो डेजर्ट एरिया में ओएसिस बन गया, खजूर के पेड़ लग गए। गल्फ एरिया में भी खूब होता है, गल्फ कंट्रीज में भी होता है इस तरह का। तो इस तरह का बना के टूरिज्म बढ़ रहा है। रेत के टीले वीले जो हैं यहाँ पर, ये रेत के टीले को कहते हैं सैंड ड्यून, रेत के टीले जो हैं उन्हें ड्यून कहते हैं, ठीक। और जो वाटर बॉडी है इसको ओएसिस कहते हैं। तो पहले तो सैंड ड्यून होते क्या है, रेत के टीले होते हैं भाई। कैसे बनते हैं, हवा के द्वारा ये सैंड, कोस्टल एरिया में भी ड्यून बनते हैं। डेजर्ट ऐसा थोड़ी है खाली राजस्थान में है, कोस्टल एरिया में भी डेजर्ट होते हैं, कोस्टल एरिया में भी डेजर्ट होते हैं, रेत वेत वहां पे भी है, पर वो पानी के साथ आती है रेत। और जो राजस्थान वगैरह में है वहां पे रीजन है विंड के साथ। जो टीले बनते हैं, जो हाइट बढ़ती जाती है, जो टीले बनते हैं, जो हाइट बढ़ती जाती है, राजस्थान वगैरह में हवा के साथ वो रेत आती है उड़ के और टीले फॉर्म करती है। कोस्टल एरिया में समुद्र के पानी के साथ और हवाओं के साथ दोनों का रोल है, रेत एक से दूसरी जगह आ रही है। कोस्टल एरिया में भी डेजर्ट बनते हैं, सैंड वगैरह वहां पे भी होती है। सैंड ड्यून कोस्टल एरिया में भी हो सकता है, राजस्थान वगैरह में भी है। एक होता है रिज, रिज और ड्यून दोनों में हाइट का फर्क होता है। रिज जो होते हैं वो भी उभरा हुआ हिस्सा है, जमीन से ऊपर उठा हुआ, ड्यून भी ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है, दोनों में हाइट का अंतर होता है, ठीक है। तो ड्यून जो है, अब सैंड ड्यून से दिक्कत क्या है, रेत हल्की है, तो रेत हल्की है, खेती वेती वहां करना बड़ा डिफिकल्ट है, कई तरह की खेती वहां कर ही नहीं सकते, हर तरह के प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते। गिनती के प्लांट डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर पाते हैं,
जो कम पानी पे टिके, खेजरी, अकेशिया, जोजोबा, कुछ ही प्लांट डेजर्ट एरिया में रह पाते हैं जो कम पानी पे टिके, सरवाइव कर पाए। तो प्लांट भी ज्यादा नहीं। और दिक्कत क्या है, जो गांव वगैरह होते हैं वहां जो लोग रहते हैं, खेती बाड़ी वहां हो नहीं पाती, तो वो अपने पास रखते हैं कैटल। जैसे जैसलमेर में 1:7 का रेशियो है, हर फैमिली ऑन एन एवरेज लगभग 7 कैटल रखती है। तो खेती बाड़ी तो हो नहीं रही, और जो कैटल है वो चरेंगे क्या, जो थोड़ा बहुत प्लांटेशन है वो भी खा जाएंगे, तो वो एरिया और सूखा और ड्राई हो जाएगा। अगर आप पेड़ पौधे लगाओगे भी तो भी वो चढ़ जाएंगे, क्योंकि खेती बाड़ी चारा उनको मिल नहीं पा रहा। तो इस वजह से वो एरिया खाली होता जाता है, ये भी एक समस्या है। ओवर ग्रेजिंग बोलते हैं, ज्यादा चारा चढ़ जाना, वो भी चढ़ जाएंगे। और खेती वहां पर मेन बिजनेस है नहीं, तो वहां दूध और ऊन ज्यादा व्यापार इसी का होता है। मिल्क और वुल इस तरह के व्यापार ज्यादा होते हैं जो कैटल पे डिपेंडेंट हैं। तो सैंड ड्यून को हमें स्टेबलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि होता क्या है, जब हवा चलेगी तो रेत उड़ती है, ये रेत के टीले जो हैं इनसे रेत उड़ती है। आसपास रेलवे लाइन है, बस अड्डा है, बिल्डिंग है, पानी कोई वाटर बॉडी है, उस सबको सैंड खराब कर देगी। सैंड उड़कर आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब कर देती है। ठीक है, उसके अलावा सांस की बीमारी फैलेगी। रेत हवा में ज्यादा अगर उड़ेगी, जो आसपास लोग रहेंगे हेल्थ इश्यू होंगे। सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करना जरूरी है, स्टेबल करना जरूरी है, कि इसको अगर हम स्टेबलाइज कर लेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो पाएगा, आसपास की वाटर बॉडी बची रहेंगी, लोगों की हेल्थ भी खराब नहीं होगी, और क्या हम इसको खेती के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे। सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करके क्या हम यहाँ पे खेती भी कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन वगैरह के तरीके यूज करके इसको ग्रीन बना सकते हैं क्या, खेती कर सकते हैं क्या, ये हमारे लिए मतलब है। और राजस्थान के कंटेक्स में तो और जरूरी है सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। तो पहले मैंने सैंड ड्यून होते क्या है, आपका टॉपिक तो दिया है सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, मतलब सीधे सीधे आप सैंड ड्यून को स्टेबलाइज कैसे किया जाए, कैसे संभाला जाए वो बताइए। पर सैंड ड्यून को डिफाइन किए बिना मुझे लगा डायरेक्ट बताना ठीक नहीं है, पहले डिफाइन कर दें। अगर सीधे अगर कम नंबर में आ रहा है और सीधे सीधे सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन लिखो ये आ रहा है, तो चाहे तो आप डिफाइन ना करो, टाइम पे डिपेंड करेगा और कितने मार्क्स का आ रहा है इस पर डिपेंड करेगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा, ज्यादा नंबर में आएगा फिर क्या करेंगे। तो पहले सैंड ड्यून होते क्या हैं, इनके टाइप कौन कौन से होते हैं। राजस्थान में हर प्रकार का सैंड ड्यून नहीं बनता। देखो, ड्यून्स जो बनते हैं, टीले जो बनते हैं, वो सैंड ग्रेन्स के जमा होने से बनते हैं, जो एक रिज का शेप ले सकते हैं, या कई बार एक माउंट, एक टीले का शेप ले लेते हैं, ड्यू टू द विंड सब्जेक्टेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब सैंड ड्यून, रेत के टीले जो बनते हैं, वो उनकी हाइट अलग अलग हो सकती है, रिज लाइक हाइट, माउंट लाइक हाइट। तो सैंड ग्रेन्स के जमा होने से फॉर्म होते हैं, और हवा के प्रभाव से सैंड एक से दूसरी जगह उड़ती है, और ग्रेविटी के प्रभाव से जाके कहीं कहीं पे सेटल होती है। हवा से उड़ेगी और उड़कर फिर फाइनली कहीं ना कहीं जाके ग्रेविटी के कारण सेटल होगी, आएगी तो नीचे ही अल्टीमेटली ग्रेविटी के प्रभाव से। ड्यून्स आर लोकेटेड इन एरिया, एबंडेंट एरिया है या इरोडेड एरिया है या सेमी एरिड एरिया है, पानी की कमी है जहां। बीचेस हो सकते हैं, बीचेस में तो पानी के साथ रेत आ जा रही है। डेजर्ट एरिया हो सकते हैं जहां पर लूज सैंड अवेलेबल है, जहां पर लूज सैंड की अवेलेबिलिटी है। तो जनरली सैंड ड्यून हम लोग राजस्थान वगैरह दिमाग में रहता है, पर कोस्टल एरिया में भी ड्यून बन जाते हैं, वहां पानी के साथ रेत आ रही है। मतलब लूज सैंड जहां पे है, जहां लूज सैंड है वहां पर वो, क्योंकि लूज होगी तो पानी के साथ या हवा के साथ वो एक से दूसरी जगह मूव कर जाएगी, और कहीं कहीं पे टीले बना देगी जहां वो जमा होगी सैंड। लूज सैंड जहां भी होगी, सूखा इलाका है, तो लूज सैंड जहां होगी हवा के साथ या पानी के साथ वो उड़कर या बहकर एक से दूसरी जगह जाएगी, और जहां पे इकट्ठा होगी वहां ड्यून फॉर्मेशन हो सकता है। तो सैंड ड्यून अलग अलग प्रकार के शेप और साइज के होते हैं। कुछ इनके शेप जैसे कि क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मतलब आधा चांद, क्रिसेंट मतलब आधा चांद, या स्टार शेप, या रिपीटेड लाइंस के तरह दिखते हैं। ड्यून्स 4000 फीट से लेके 1200 मीटर ऊंचे भी बन सकते हैं, 4000 फीट से लेके 1200 मीटर ऊंचे तक भी बन सकते हैं। टाइप ऑफ सैंड ड्यून,
अलग अलग प्रकार के सैंड ड्यून हैं, जैसे एक हमने यहाँ दिखाया स्टार ड्यून। अलग अलग प्रकार के ड्यून बनते हैं, कुछ नाम नोट कर सकते हैं, जैसे कि स्टार ड्यून इस तरह का दिखता है, एक सेंटर बनेगा और उसके ब्रांचेस होंगे किनारे किनारे। स्टार ड्यून बहुत रेयर टाइप का सैंड ड्यून स्ट्रक्चर है, स्कैटर लैंडस्केप होता है इसमें, एक बीच में सेंटर होगा, किनारे किनारे उसके आर्म्स होंगे, किनारे किनारे आर्म्स होंगे और बड़े एरिया में फॉर्म हो जाता है ये। एक होते हैं पैराबोलिक ड्यून, इस तरह के ड्यून देखे होंगे आपने पैराबोलिक। एक हिस्सा जो है ये विंडवार्ड स्लोप है और ये लीवार्ड साइज है, पैराबोलिक इस तरह का ड्यून बन सकता है। पैराबोलिक ड्यून को हम यू शेप ड्यून भी कहते हैं। पैराबोलिक ड्यून जो बनते हैं उनको हम यू शेप ड्यून भी कहते हैं या हेयर पिन ड्यून भी कह देते हैं। ये कहाँ बनते हैं? जहां वेजिटेशन सैंड को कवर कर रहा है। पैराबोलिक ड्यून आर क्रिएटेड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड इरोड अ सेक्शन पुशिंग द सेडिमेंट लीवार्ड साइड एज द वेजिटेशन विल होल्ड बैक। किस तरह से फॉर्म हो रहा है प्रोसेस लिख दिया। एक होता है बर्चन ड्यून्स, ये आधा चांद जैसा दिखता है, आधे चांद की शेप का दिखता है, यू शेप नहीं, क्रिसेंटिंग शेप, आधे चांद की शेप का, ये लिखा भी है हाफ मून शेप, बर्चन ड्यून। इनके सबके नाम मेंशन कर दोगे काफी है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, इस तरह से लाइनें बनी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, इनको लीनियर ड्यून्स भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को लीनियर ड्यून्स भी कहा जाता है। तो जब लीनियर है तो फिर एक ट्रांसवर्स भी होता है, ट्रांसवर्स ड्यून। तो कौन कैसे बनते हैं, इंटरेस्ट हो तो 2 लाइन अंदर लिखिए पढ़ लो, नहीं तो इनके शेप नाम सब बता दिए देखो इसमें। इंटरेस्ट हो अंदर पढ़ना चाहो 2 लाइन देख सकते हो इसमें, शेप से हालांकि पता लग रहा है कैसे बन रहे हैं। हमारा सवाल ये है जो आपका टॉपिक है सैंड ड्यून स्टेबलाइज कैसे किए जाएंगे। तो सैंड जो है वो फर्टाइल है नहीं, खेती वेती वहां हो नहीं पाती, पर सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन की मदद से हम उसको खेती योग्य बना सकते हैं। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन मेथड करके हम इसको खेती योग्य बना सकते हैं, रेत को उड़ने से बचा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने से बच सकता है, पीने का पानी खराब नहीं हो, लोगों की हेल्थ के लिए भी ठीक रहेगा। तो सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करना जरूरी है। कई प्रकार के तरीके हैं सैंड ड्यून को स्टेबलाइज किया जा सकता है, कुछ फिजिकल तरीके हैं, कुछ केमिकल तरीके हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स भी हैं, कुछ फिजिकल मेथड्स भी हैं, कुछ केमिकल मेथड भी हैं, कुछ बायोलॉजिकल मेथड भी हैं जिनके द्वारा सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन किया जा सकता है। थार एरिया में भी हम ये सब कर सकते हैं। थार का जो एरिया है साल में ज्यादातर समय ये ड्राई रहता है, विंड इरोजन हवा के कारण रेत उड़ती रहती है, रेत के टीले रातों रात यहाँ से उठ के कहीं और चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं हवा की वजह से, तो यहाँ पे सेटलमेंट करना मुश्किल हो जाता है, स्टेबलाइज करना भी डिफिकल्ट है। ह्यूमन सेटलमेंट और कैनाल, वेल, रेलवे बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर बनाओगे ये सब रेत की वजह से खराब होने लगते हैं जल्दी जल्दी। तो सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन टेक्निक अपनाकर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाएंगे, भूमि को खेती योग्य बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएं, लोगों की हेल्थ भी बनी रहे, ये सब काम हमें करने होंगे। तो क्या क्या हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो क्या क्या कर सकते हैं भाई ये बताओ। जो पेड़ पौधे कम पानी में रह सकें उनको लगाया जाए, मतलब अफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना, अफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को लगाना। तो जो कम पानी में प्लांट ग्रो कर जाते हैं उनको लगाया जाए, जैसे कि खेजरी, राजस्थान का स्टेट ट्री, जोजोबा, अकेशिया, इस तरह की प्लांटेशन की जाए, कैक्टस, जो कम पानी में सरवाइव कर जाएं। जब पेड़ पौधे लगेंगे तो सैंड को होल्ड करेंगे, सैंड को मजबूती से पकड़ेंगे, और जो जड़ों के आसपास जो पानी वानी आएगा धीरे धीरे जमीन की स्थिति, रेत की स्थिति सुधरेगी, क्वालिटी इंप्रूव करेगी। सॉइल में कन्वर्जन एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होगी, सैंड थोड़ा हैवी होना शुरू होगी, रुकना शुरू होगी। पर दूसरी दिक्कत क्या है, इस प्लांटेशन को लगाओगे और आप कह रहे हो कि वहां पे जो गांव वगैरह हैं वो जानवरों पर डिपेंडेंट है, लोग जानवर पालते हैं ऊन के लिए और दूध के लिए, तो तुम ये प्लांट लगाओगे और जानवर आके खा जाएगा, क्योंकि खेती से चारा तो मिल नहीं रहा, तो वो ये बचा खुचा वेजिटेशन भी खा जाएगा। तो आयरन फेंसिंग करके आपको इसको बचाना होगा जानवरों से, आयरन फेंसिंग करके इसको बचाना पड़ेगा, इस वेजिटेशन को आयरन फेंसिंग करके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, विंड ब्रेक्स बनाने होंगे,
विंड ब्रेक्स क्या होते हैं? तेज हवा जब चलती है, मान लो यहां से हवा आ रही है और यहां से रेत उड़ती चली जाएगी, आप क्या करते हो, बीच बीच में बैरियर बना देते हो, बैरियर, पहला बैरियर, दूसरा बैरियर, तीसरा बैरियर, आप बैरियर बना देते हो कि हवा इधर से तेजी से आए भी आपने इधर विंड ब्रेक बना दिया, उसे बोलते हैं विंड ब्रेकर, उसे कहते हैं विंड ब्रेकर, कि हवाएं तेजी से आएंगी, रेत को उड़ाएंगी, तो ऊंचे ऊंचे विंड ब्रेकर बन जाएं। कई बार विंड ब्रेक बनाने के लिए आप कुछ श्रब्स, कुछ झाड़ियां इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ तरह के पेड़ इस्तेमाल कर लेते हैं जो हवा का मुकाबला कर ले, जल्दी उखड़े भी नहीं, मजबूत रहे, तो रेत को उड़ने से बचाएगा, विंड ब्रेकर बनाए जाते हैं। तो कुछ तरीके हैं जिनसे आप रेत को उड़ने से रोक सकते हो, ऐसे प्लांटेशन किया जाए, विंड ब्रेकर्स बनाए जाएं। उसके अलावा जानवर यहाँ पे जब हैं तो जानवरों का वेस्ट निकल रहा होगा, गोबर ओबर, उस ऑर्गेनिक मैटर को रेत के ऊपर हल्का सा गड्ढा करके और ऊपर की तरफ जमा करते जाएं, डिपॉजिट कर दें, इसे कहते हैं मल्चिंग। ऑर्गेनिक मैटर का डिपोजिशन कर देना ओवर द सैंड सरफेस, तो ये ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे उस सैंड को हैवी करेगा, उसकी क्वालिटी भी समय के साथ इंप्रूव होगी, भविष्य में खेती लायक भी कन्वर्ट होने लगेगी वो रेत। नहीं आया कुछ समझ? तो रेत भी नहीं उड़ेगी, सैंड ड्यून, रेत का टीला स्टेबलाइज भी हो गया, पेड़ पौधे भी लगा दिए, विंड ब्रेकर बना दिए, तो ये पूरा एरिया कुछ टाइम में धीरे धीरे ग्रीन कवर में कन्वर्ट होने लगेगा, आगे जाके भविष्य में खेती भी हो सकेगी। ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं राज्य के स्तर पे भी, केंद्र के स्तर पे भी। क्या ये समझ पाए या नहीं? जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और लोग खेती छोड़ रहे हैं, भविष्य में फूड की कमी हो जाएगी, या शहर बढ़ते जा रहे हैं, खेती की भूमि कम होती जा रही है, तो डेजर्ट एरिया वगैरह भी एक सॉल्यूशन है। इतनी बड़ी भूमि पड़ी है जहां खेती नहीं कर रहे लोग, इस तरह के तरीके अपना के, ड्रिप इरिगेशन अपना के, फल सब्जी इस तरह की चीजें लगा पाएंगे। इजराइल ऑलरेडी कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि दुनिया में पहले हम सोच रहे हैं, ऐसा इजराइल कर रहा है, तो हमें यह पता है कि पॉसिबिलिटी है, हम कर सकते हैं इसको यूज। तो इतनी बड़ी भूमि जो वेस्ट पड़ी है, हम खेती के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, राजस्थान गुजरात वगैरह की जगह। क्लियर है? पॉइंट समझ आया? क्यों जरूरत है इन चीजों की, ये समझना जरूरी है। ये सॉल्यूशन है भविष्य का। भविष्य में शहर बढ़ते चले जाएंगे, खेती की जमीन कम होती चली जा रही है, तो ये सॉल्यूशन है कि जो भूमि यूज नहीं हो रही उनको खेती वेती में इस्तेमाल करो। फिर पानी भविष्य में कम होता जा रहा है, खेती की जमीन कम होती जा रही है, तो ड्रिप इरिगेशन, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, सोलर पावर, यही सब भविष्य है, यही सब काम आएगा, इसीलिए आपके सिलेबस का पार्ट है। तो सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन के क्या तरीके हैं, कुछ कुछ तरीके हाईलाइट कर दो। बायोटिक एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना फेंसिंग करके, कि जो हमने प्लांटेशन वगैरह किया है, आयरन फेंसिंग वगैरह करके रोक दिया, या आयरन महंगा पड़ रहा है तो किसी और चीज से फेंसिंग करो, चाहे बैम्बू एम्बू के द्वारा फेंसिंग करो, बांस वांस के द्वारा, और या तार वार लगाओ। तो फेंसिंग के द्वारा आप एनिमल वगैरह जो है उससे पेड़ पौधों को बचा पाएंगे, जिससे वो उस जगह को खाली ना कर दें। तो आप सैंड ड्यून स्टेबलाइज कर रहे हो, वहां आप कोई झाड़ झंखार लगा रहे हो, कोई ग्रास लगा रहे हो, कोई प्लांट लगा रहे हो, तो अगर फेंसिंग नहीं करोगे तो जानवर खा जाएगा। फेंसिंग करके उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि सैंड ड्यून स्टेबलाइज हो पाए। तो ह्यूमन या बायोटिक एक्टिविटी जैसे कैटल ग्रेजिंग, जानवर चारा चढ़ जाते हैं, जमीन को खाली कर देते हैं, सॉइल को लूज कर देते हैं, इसको रोका जाएगा फेंसिंग करके। थार के अंदर तारों की फेंसिंग ज्यादातर आपको दिखेगी, उदाहरण के तौर पे बीकानेर का बीच वाला एरिया, तार से फेंसिंग कर देते हैं। आपको बहुत सारे उदाहरण आप जाएंगे आपको नजर आएंगे वहां पर, जहां पे श्रब्स और ग्रासेस वगैरह को लगाया गया है। और आगे जाके कंट्रोल्ड वे में जितना चारे के लिए जरूरी है वो चारे के लिए इस्तेमाल करो, पर सारा तो ना खा जाएं, बाकी को बचाना भी जरूरी है, फेंसिंग करना जरूरी है। दूसरा, श्रब्स और ग्रासेस वगैरह इस तरह से लगाना, या और भी कोई प्लांटेशन या ट्रीज का इस्तेमाल करना जो विंड ब्रेकर्स की तरह काम करे, तेज हवाओं को रोके। मतलब रेत के टीले के सामने कोई विंड ब्रेकर लगा हो जो हवाओं के सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाए, रेत को उड़ने ना दे, सैंड ड्यून को उड़ने से रोके। तुम सैंड को मूव करने से रोकेंगे, ये जो आप विंड ब्रेकर बना रहे हो, चेकर्ड पैटर्न में बनाए जाते हैं। चेकर्ड पैटर्न में, चेकर्ड पैटर्न का मतलब है इस तरह के पैटर्न में बनाए जाते हैं। एक इमेज दिखाता हूं, रुको।
इमेज इसमें लिया था हमने। चेकर्ड पैटर्न इस तरह से बनता है, देखो इस तरह से लेयर्स बना देते हैं और बीच बीच में ऐसे भी लेयर्स बना देते हैं इस तरह से। विंड ब्रेकर्स भी इस तरह से बनाते हैं लेयर में। तो ये क्या करते हैं, हवा जो आएगी तेजी से उससे सैंड को बचाएंगे, उड़ने से रोकेंगे। चेकर्ड पैटर्न में बनाए जाते हैं। पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके बन जाते हैं, झाड़ झंकार श्रब्स वगैरह यूज करके बन जाते हैं। क्योंकि आप कहोगे कि आयरन से बनाएंगे, तो आयरन तो इतना महंगा पड़ेगा, किसान अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। खासकर प्राकृतिक चीजें यूज कर ली जाती हैं। ठीक है। अफॉरेस्टेशन करना, अफॉरेस्टेशन तो वही है कम पानी में जो प्लांट सरवाइव करें उस तरह के प्लांट्स लगाना। अफॉरेस्टेशन करेंगे तो वो सैंड को होल्ड करेगा, हवा में सैंड को उड़ने से रोकेगा, सैंड ड्यून को मजबूती देगा और धीरे धीरे सॉइल सैंड की क्वालिटी इंप्रूव होके सॉइल में कन्वर्ट होने लगेगी। खेजरी, अकेशिया, जोजोबा जैसे प्लांट हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ के क्लाइमेट के लिए बेटर है, क्लाइमेट के हिसाब से भी अच्छा है और सैंड ड्यून को भी स्टेबलाइज करेगा। एक मेथड मैंने आपको बताया मल्चिंग, जानवरों का जो ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है उसको हम सैंड के ऊपर डिपॉजिट करते जाएंगे जिससे सैंड हैवी हो जाए, उड़े नहीं, और धीरे धीरे सैंड की क्वालिटी इंप्रूव होके वो कल्टीव मतलब फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट होने लगेगी। आगे जाके हम यहाँ खेती बाड़ी भी कर पाएंगे। इसको मल्चिंग कहते हैं। जानवरों से आने वाला ऑर्गेनिक मैटर उसको हम सैंड के ऊपर डिपॉजिट कर दें। क्या क्या फायदे होंगे सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन करने के? डेजर्टिफिकेशन का भी मुकाबला करने में मदद मिलेगी। डेजर्टिफिकेशन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। डेजर्टिफिकेशन पढ़ चुके हैं पहले, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, पढ़ा चुका हूं पहले। डेजर्टिफिकेशन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में मदद मिलेगी। कई प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतुओं को हम बचा पाएंगे जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया में भी जो सैंड ड्यून्स होते हैं, कोस्टल एरिया में भी सैंड ड्यून अगर स्टेबलाइज होंगे तूफान वगैरह आने की स्थिति में वो बैरियर की तरह रोक पाएंगे। और अगर सैंड हल्की है, उड़ जाएगी, जगह से हट जाएगी, तो वो पानी शहरों में घुस जाएगा। कोस्टल एरिया में अगर स्टेबलाइज नहीं करेंगे रेत को, मजबूत नहीं होगी वो, तो जब तूफान वगैरह आने की स्थिति में या साइक्लोन या तूफान आ रहा है तो पानी सारा उस रेत को हटाता हुआ रास्ते से शहरों में घुस जाएगा। अगर कोस्टल एरिया में भी सैंड ड्यून मजबूत होंगे, स्टेबलाइज होंगे, तो वो शहर में पानी घुसने से रोकेगा, उसका मुकाबला कर पाएगा। तो कोस्टल डिफेंस के लिए भी जरूरी है क्योंकि ये एक नेचुरल बैरियर बनाता है, समुद्र के पानी से शहरों को बचाता है। हाई टाइड वगैरह की स्थिति होगी, सैंड ड्यून मजबूत होगा, स्टेबलाइज होगा, अपनी जगह से हटेगा नहीं। स्टेबलाइज नहीं होगा, अपनी जगह से हट जाएगा, पानी शहरों में चला जाएगा। और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सैंड ड्यून को स्टेबलाइज करके हम वहां फल, सब्जियां, मेडिसिनल प्लांट्स, जानवरों के लिए चारा, खाना बनाने की लकड़ी, इस तरह की चीजें भी हम धीरे धीरे इकट्ठा कर पाएंगे और लोकल लोगों के लिए इनकम अपॉर्चुनिटी भी ग्रो कर जाती है, पर कंट्रोल्ड मैनर में। ऐसा नहीं कि लगाओ 10 और काटो 9, लगाओ 10 तो काटो 2, ताकि वो एरिया बचा रहे, फले फूले, ग्रो करे और तुम्हारा काम भी चलता रहे। कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो जाएगा और एरिया संभल भी जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, बर्बाद होने से बच जाएगा। कजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। ये क्या काम कर रहा है? इन्होंने कई सारे प्रोग्राम इस तरह के चलाए। रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कई तरह की टेक्नोलॉजी, कई तरह की चीजें डेवलप की जो थार डेजर्ट सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन वगैरह कर सके। कजरी का काफी काम है इसके ऊपर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंटल रहा है, प्रभावी रहा है डेवलप करने में और इंप्लीमेंट करने में सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन मेथड थार डेजर्ट के एरिया में। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन इन राजस्थान, राजस्थान में जो सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन किया गया है, ज्यादातर इसमें मैकेनिकल और बायोलॉजिकल टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल की गई हैं। राजस्थान सरकार के भी कुछ प्रोग्राम रहे हैं, जैसे राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट, उसके तहत भी डेवलपमेंट हुआ है डेजर्ट एरिया का। क्या योजना है ये?
द राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट इज ए मल्टी अप्रोच इनिशिएटिव बाय द राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसको जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा पैसा मिला है। राजस्थान सरकार का ये प्रोग्राम, जिसमें जीका का पैसा, जीका की फंडिंग भी है, फॉरेस्ट एरिया वगैरह को डेवलप किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को बचाया जाए, जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट लोग हैं उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके, कैसे प्लांटेशन और बढ़ेगा और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो पाएगा। तो एक राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट है। ये प्रोग्राम एनवायरमेंट के टॉपिक आए, और जब आप राजस्थान के संदर्भ में लिखो तो खाली सैंड ड्यून वाले में क्यों, ये तो कई सारे काम कर रहा है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी है। फॉरेस्ट के बारे में भी आप कोई बात करोगे, राजस्थान के एनवायरमेंट की कहीं बात करोगे, तो ये योजना तो आपके बहुत सारे टॉपिक में यूज हो जाएगी। राजस्थान का ये वाला प्रोग्राम, सबसे बड़ी बात है जापान की फंडिंग है इसके अंदर, जीका की। तो ये प्रोग्राम खाली सैंड ड्यून में नहीं, ये बहुत सारे टॉपिक में काम आ जाएगा। क्यों, इस प्रोग्राम के द्वारा राजस्थान सरकार कई इनिशिएटिव ले रही है, जैसे फॉरेस्ट कवर बढ़ जाए, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण हो जाए, फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट जो समुदाय हैं उनकी आजीविका सुरक्षित हो सके, पेड़ पौधे, अफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। इतनी सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं कि बहुत सारे टॉपिक के अंदर आप ये उदाहरण, ये स्कीम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक की कथा समाप्त। अब पहले मुझे आप बताइए, जितने लोग भी जितना पढ़ गए हैं, पढ़ते गए हैं, जितने लेक्चर पूरे होते गए हैं, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? क्योंकि मेरी तरफ से हर टॉपिक पे बताता रहा हूं मैं, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। क्या कहीं किसी को कोई परेशानी आ रही है? कोई निगेटिव फीडबैक भी हो तो सामने से सीधा बोल सकते हैं, कोई हेजिटेट नहीं करना है। भाई किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई अप्रोच लग रहा है गड़बड़ है, या मैं सर से कहना चाह रहा हूं पर मैं कह नहीं पा रहा हूं, तो सीधे सीधे अपनी बात कह सकते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत हो। किसी को लग रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा, तो भी सीधे से कह सकता है, कोई हेजिटेट नहीं करना है। किसी को अच्छा लग रहा हो, किसी को बुरा भी लग रहा होगा। तो जिसके जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, पर यह है कि फीडबैक सही वो दे पाएगा जिसने कम से कम 10 लेक्चर पूरे किए हों। पहले ही लेक्चर से फीडबैक नहीं बन पाएगा, कोई लंबा टॉपिक है, कोई छोटा टॉपिक है, कम से कम 10 लेक्चर कर रखे हो, तब सब्जेक्ट समझ में आने लग जाता है, टीचर के साथ फ्रिक्वेंसी मैच करने लगती है। तो कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, कोई बात कहनी हो तो बताएं। एक राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मैसेज बच्चे बहुत कर रहे हैं, क्या उसके लिए अलग बैच की नीड है? आप लोग मुझे बताओ। अभी तक मैंने कोई अलग बैच लॉन्च नहीं किया उसके लिए। नंबर ऑफ सीटें कितनी है, कितनी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं अभी। हाँ, ये कि सिलेबस जो है वो आसान है, टफ सिलेबस नहीं है। राजस्थान स्टेट लोकल अगर आप कवर कर लेते हो तो बाकी चीजें आसानी से कवर हो जाएंगी, उसमें कुछ है नहीं। तो क्या उसके लिए डिमांड है, बच्चों की जरूरत है, क्या वो बैच करने की जरूरत है? क्योंकि मैं शुरू करूंगा तो फिर मुझे पूरा ही करना होगा उसको। अलग अलग मैसेज बच्चों के बहुत आ रहे हैं उसके लिए। तो अगर यूट्यूब पे भी वीडियो देखें, नीड होगी तो कमेंट में बता दीजिएगा, या आप लोग आरोहण वाले मैसेज में ऐप पे बता दीजिएगा। नंबर ऑफ सीट्स अगर सिग्निफिकेंट है, लग रहा है कि सर सही एग्जाम है, वैकेंसीज काफी हैं, मेरी कोई हेल्प की जरूरत है तो बताओ उसमें। ठीक है, चलो क्लास इतना रखें। ठीक है, चलो अब इसके आगे कहानी कल देखेंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।